डेजिर दुनिया का सबसे ताकतवर हीरो है जिसके पास एक बहुत ही रेयर मैजिक को कैंसिल करने की एबिलिटी है। लेकिन इतनी खास ताकत होने के बाद भी वो दुनिया को तबाह होने से नहीं बचा पाता। पर हाँ, सब कुछ तो तब बदल जाता है जब वो वक्त में पीछे चला जाता है और खुद को इतना पावरफुल बनाने के लिए ट्रेनिंग करता है कि वो इतिहास को दोबारा लिख सके और इस बार दुनिया को बचा सके। कहानी शुरू होती है जब शैडो वर्ल्ड में लड़ाई चल रहा होता है, जिसे अगर ना जीता गया तो इंसानों की दुनिया पूरी तरह तबाह हो सकती है। अनगिनत इंसानों की जान लेने के बाद वो भद्दा ड्रैगन पता नहीं कौन सा शिलाजीत की गोली खा के आया है, इंसानों की दुनिया में घुसने की कोशिश करता है। लेकिन उसी वक्त डेजिर और उसकी टीम उसे रोकने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। जैसे वो बेस्ट उन पर हमला करता है, डेजिर उस अटैक को आसानी से कैंसिल कर देता है। इसके बाद ड्रैगन अपना सबसे भयंकर अल्टीमेट अटैक तैयार करता है ताकि उन सबको एक ही बार में खत्म कर सके। लेकिन डेजिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस हमले को भी कैंसिल कर देता है। हालांकि इसके बदले में उसका एक हाथ चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर टीम मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं। ड्रैगन अपनी पूंछ से उन सबको उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन शील्ड वाला आदमी उस हमले को रोक लेता है, जिससे बाकी लोग अपने सबसे पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल करता है और आखिर में वो क्यूट से लड़के अपने सबसे भयंकर टेक्निक से उस मॉन्स्टर को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। ये लड़ाई जीतने के बाद डेजिर को सुकून मिलता है कि दुनिया बच गई। लेकिन तभी सब नोटिस करता है कि बॉस को हराने के बाद भी उन्हें अपनी दुनिया में वापस टेलीपोर्ट नहीं किया जा रहा, जबकि ऐसा होना चाहिए था। फिर जब उन्हें एहसास होता है कि डीमन से लड़ने वाले उन 100 लोगों में से अब सिर्फ वही 6 लोग ही जिंदा बचे हैं, तब डेजिर को उन सारे दोस्तों और साथियों की याद आ जाती है जो इस लड़ाई में अपनी जान गंवा चुके हैं और वो उदास हो जाता है। इसके बाद सब लोग डेजिर की तारीफ करने लगते हैं कि उसने ड्रैगन के स्पेल्स को कैंसिल कर दिया था। वो उससे पूछते हैं कि इतना पावरफुल होने के बाद भी कोई उसके बारे में क्यों नहीं जानता। डेजिर सिर्फ इतना कहता है कि वो एक कॉमनर है, मे बी इसलिए। जब उसे पूछा जाता है कि अपनी दुनिया वापस लौटने के बाद वो क्या करेगा, तब उसे उसका प्यार रोमेंटिका की याद आती है जो उसकी आंखों के सामने लड़ाई में मर गए थे। वो कहता है कि इस सवाल का जवाब देने के लिए उसे थोड़ा और वक्त चाहिए। तभी अचानक ड्रैगन दोबारा जिंदा हो जाता है और सब लोग घबरा जाते हैं। टीम का विज़र्ड बताता है कि ड्रैगन के दिल में जितना भी माना है वो फटने वाला है और एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। डेजिर उस धमाके को कैंसिल करने की कोशिश करता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि उसका स्पेल ही टूट जाता है। विज़र्ड समझाता है कि इस अटैक को कैंसिल नहीं किया जा सकता। जैसे वो धमाका सब कुछ अपने लपेटे में ले लेता है, डेजिर एक बार फिर खुद को बेकार महसूस करता है क्योंकि वो अपने करीबी लोगों को फिर से नहीं बचा पाया। पर तभी अचानक डेजिर की आंखें खुलती है और वो खुद को एक स्कूल में पाता है। वो बिल्कुल ठीक होता है और समझने की कोशिश करता है कि आखिर हुआ क्या। तभी उसे पास वाले हॉल से आवाज सुनाई देती है। जैसे वो अंदर जाता है, वो देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी पुरानी प्रोफेसर अभी भी जिंदा है। प्रोफेसर अनाउंस करते हैं कि स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम के लिए शैडो वर्ल्ड के एक नकली वर्जन को पार करना होगा। जब वो बताते हैं कि वो लोग कौन से साल में हैं, तब डेजिर को एहसास होता है कि वो पूरे 10 साल पीछे आ चुका है। ये बात समझते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि लड़ाई में उसने और उसके साथियों ने जितने भी कुर्बानियां दी थी सब बेकार हो गई। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आता है। कुछ घंटों बाद डेजिर स्कूल के कॉरिडोर में बैठा होता है और उसे समझ आ जाता है कि ये कोई सपना नहीं है, क्योंकि उसके सामने का हर नजारा उसे बिल्कुल वैसा ही याद है। तभी सेकंड ईयर के एक लड़के लेडोरिया उसके पास आते हैं, बताते हैं कि वो उसके नए मेंटोर होंगे। डेजिर उसे पहचान लेता है। वो एक हाई रैंक स्टूडेंट है जो फायर मैजिक को बहुत ही एडवांस लेवल पर यूज कर सकते हैं। जब लेडोरिया उसकी डिटेल्स देखती है तो उसे पता चलता है कि डेजिर एक कॉमनर है, इसलिए वो बताती है कि एग्जाम पास करने के बाद भी उसे बीटा क्लास में रखा जाएगा, क्योंकि एकेडमी का सिस्टम ऐसा है जहाँ सिर्फ नॉबल्स को ही ऊपर के क्लासेस दी जाती है। लेकिन रास्ते में उनका सामना एलहेम नाम के एक नॉबल लड़के से होता है। वो लेडोरिया से अपने पिछले ड्यूल को लेकर बहस करने लगता है कि उन दोनों में से बेहतर कौन था। फिर उसकी नजर डेजिर पर पड़ती है। जैसे उसे पता चलता है कि डेजिर एक कॉमनर है, वो हंस पड़ता है और उसे स्कूल छोड़कर चले जाने को कहता है। तभी स्कूल के रेडियो पर अनाउंसमेंट होती है कि सब स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में पहुंच जाए। डेजिर देखता है कि लेडोरिया अब गुस्से में आ चुके हैं और वो उससे कहते हैं कि उसे ये एग्जाम हर हाल में पास करना ही होगा ताकि वो उस नॉबल के बच्चे को गलत साबित कर सके। जब डेजिर एग्जाम हॉल में पहुंचता है तो वो बेचैन होकर उस लड़की को ढूंढने लगता है जिसे वो पिछले जिंदगी में पसंद करता था, लेकिन उसे वो कहीं नजर नहीं आते। जैसे वो उम्मीद छोड़ने वाला होता है, रोमांटिका उसके सामने आ जाती है और कहते हैं कि इधर उधर देखना बंद करे। डेजिर उसे देखकर इतना हैरान हो जाता है कि कुछ पल के लिए उसके सांसें तक रुक जाते हैं। लेकिन जैसे उसे याद आता है कि पिछले जिंदगी में रोमांटिका उसकी बाहों में मर गए थे, वो फैसला करता है कि इस बार वो इतिहास बदलकर उसकी जान जरूर बचाएगा। रोमांटिका हैरान होकर पूछते हैं कि जब दोनों पहले कभी नहीं मिले तो उसे उसका नाम कैसे पता। तब डेजिर होश में आता है। वो तुरंत माफी मांगता है और झूठ बोलता है कि उसने उसका नाम वो सामने दिख रहे उस स्क्रीन पर पढ़ा था। जब रोमांटिका देखते हैं कि दोनों एक ही एग्जाम ग्रुप में है, तो वो मुस्कुराकर उसे गुड लक कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद डेजिर को पिछले जिंदगी का वो दर्द याद आता है जब उसने रोमांटिका को हमेशा के लिए खो दिया था। वो कसम खाता है कि इस बार वो उसके साथ दोबारा ऐसा कभी नहीं होने देगा। कुछ समय बाद लेडोरिया डेजिर को बताते हैं कि उसका ग्रुप डी है और उसका मिशन शैडो वर्ल्ड के अरेस्टिन प्लेन्स नाम की एक जगह में एक रेस लगाना है। वो उसे भरोसा दिलाते हैं कि घबरा
घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो शैडो वर्ल्ड है ये बस एक नकली दुनिया है, असली वाला नहीं है ये। और इसमें एक ऐसा सिस्टम भी होता है जिससे अगर किसी भी स्टूडेंट को जानलेवा चोट भी लगे तो उसे तुरंत बाहर निकाल लिया जाता है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लेदोरिया अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही एल्हम दोबारा बीच में आ जाता है। वो बताता है कि इस एग्जाम में स्टूडेंट्स एक दूसरे पर अपने जादू से भी हमला कर सकता है। फिर वो डेज़िर से कहता है, घर लौट जाओ बच्चे, तुम जैसे कॉमनर ये एग्जाम कभी पास नहीं कर सकते। लेदोरिया उस पर भड़क उठती है, कहते हैं कि वो तो एग्जाम खत्म होने पर पता चलेगा। तब एल्हम बताता है कि जिस स्टूडेंट को वो मेंटोर कर रहा है उसका नाम आजेस्ट है, जो एक बहुत ही पावरफुल मैजिक नाइट है। ये सुनकर लेदोरिया का हौसला ही टूट जाता है, लेकिन डेज़िर खुश हो जाता है क्योंकि वो आजेस्ट को पहले से जानता है। उसे याद आता है कि वो एक आइस यूजर है जो विजन मैजिक यूज कर सकते हैं और उस मैजिक को कैंसिल करना लगभग नामुमकिन होता है। जब एल्हम देखता है कि लेदोरिया बिल्कुल चुप हो गई है तो वो फिर से उसका मजाक उड़ाने लगता है। लेदोरिया जवाब देते हैं कि क्योंकि एल्हम को एक बढ़िया स्टूडेंट मिल गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके खुद की स्किल्स बेहतर है। हाँ, अब तो तुम बोलोगे ऐसा, खुद को इतना भद्दा कॉमनर जो मिल गया है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लेदोरिया मान लेते हैं कि डेज़िर के लिए एक मैजिक नाइट को हराना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वो फिर भी उससे कहते हैं कि हिम्मत मत हारना, अपना पूरा दम लगा देना, ठीक है। डेज़िर उसका शुक्रिया करता है। तभी अनाउंसमेंट होता है कि एग्जाम शुरू होने वाला है और सभी स्टूडेंट्स गेट के पास इकट्ठा हो जाए। लेदोरिया को अलविदा कहने के बाद डेज़िर गेट के सामने जाकर बाकी स्टूडेंट्स के साथ लाइन में खड़ा हो जाता है, जहाँ उसकी प्यारी रोमांटिका भी मौजूद होती है। जैसे ही सब लोग गेट के अंदर घुसते हैं, टीचर उन्हें बताते हैं कि इस टेस्ट में सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ही पास होंगे और हाँ, तुम लोग कोई सा भी हथियार, कोई सा भी मैजिक पावर इस्तेमाल कर सकते हो। वो ये भी बताती है कि अगर किसी को गहरी चोट लग जाए तो वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसके बाद वो सबको स्टार्टिंग लाइन पर खड़े होने को कहते हैं। जब सब स्टूडेंट्स लाइन में खड़े होते हैं, डेज़िर को याद आता है कि आजेस पिछले जिंदगी में बिल्कुल आखिरी पल तक जिंदा रहे थे, इसलिए वो सोचता है कि कहीं आजेस भी उसकी तरह अपनी पुरानी यादों के साथ वापस तो नहीं आ गए। तभी अचानक आजेस उसका नाम लेकर उसे बुलाते हैं। ये सुनकर डेज़िर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। आजेस बताते हैं कि उसने यहाँ आने से पहले स्टूडेंट्स का लिस्ट चेक किया था। फिर वो कहते हैं कि डेज़िर सबसे नीचे वाले सर्कल में है, क्योंकि उसकी फिजिकल एबिलिटीज नॉर्मल से भी कम है और चाहे वो कितने भी ट्रेनिंग कर ले, वो भविष्य में शायद कुछ खास कर नहीं पाएगा। डेज़िर भी मान लेता है, हाँ तुम सही कह रही हो, मैं तो क्या ही कर लूंगा, है ना। लेकिन उसकी बातों से डेज़िर को कंफर्म हो जाता है कि आजेस के पास उसकी पिछली जिंदगी की कोई यादें नहीं है। आजेस कहते हैं कि उसने नोटिस किया है डेज़िर काफी देर से उसे देख रहा था, लेकिन उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कमजोर लोगों पर हमला नहीं करते। डेज़िर मजाक में कहता है, अरे मेम साहब, शुक्रिया मेरी भी तरस खाने के लिए, मैं तो डर ही गया था। जैसे रेस शुरू होते हैं, आजेस इतनी जबरदस्त स्पीड से आगे निकल जाते हैं कि उसके झटके से बाकी स्टूडेंट्स वही जम जाते हैं। रोमांटिका उस पर चिल्लाने लगते हैं और फिर खुद भी रेस में दौड़ पड़ते हैं। दौड़ते वक्त गलती से उसका पैर एक छोटे से मॉन्स्टर पर पड़ जाता है और वो उसकी क्यूटनेस देखकर उसी में खो जाते हैं। ये देखकर डेज़िर मुस्कुराते हुए कहता है, अरे रोमांटिका, तुम्हें अभी क्यूट चीजें उतनी पसंद है ना। रोमांटिका तुरंत उस पर गुस्सा हो जाते हैं, भाई तुम क्या मेरे पे लाइन मार रहे हो, टाइम वेस्ट करना बंद करो, ठीक है, और रेस पे ध्यान दो। तब डेज़िर बताता है कि अगर वो दोनों इसी तरह बातें करते रहे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पर तभी डेज़िर अचानक देखता है कि कोई पर हमला कर रहा है और वो तुरंत रोमांटिका को जोर से धक्का देकर बचा लेता है। हमला करने वाला स्टूडेंट तुरंत एक और भी भयंकर फायर मैजिक चला देता है, लेकिन इस बार रोमांटिका अपनी विंड मैजिक से उस स्टूडेंट को हवा में ही उड़ा देते हैं। अनाउंसमेंट होते है कि वो स्टूडेंट एलिमिनेट हो चुका है और अब सिर्फ 5 स्टूडेंट्स बचे हैं। ये सुनकर रोमांटिका डेज़िर का शुक्रिया करते हैं कि उसने उसकी जान बचाई, लेकिन कहते हैं कि अब उनका हिसाब बराबर हो गया है। जब डेज़िर फिर से मुस्कुराता है तो रोमांटिका दोबारा उस पर भड़कने लगते हैं। तब डेज़िर उसे याद दिलाता है कि अगर वो जल्दी नहीं करेगी तो बाकी सब बहुत आगे निकल जाएंगे। ये सुनकर रोमांटिका फाइनली सीरियस हो जाते हैं और अपना अल्टीमेट विंड मैजिक एरो स्वीप एक्टिवेट कर देते हैं। इसी बीच 2 और स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे होते हैं कि अचानक उनके सामने एक बहुत ही भयंकर हवा का झोंका आ जाता है। उनमें से एक स्टूडेंट तुरंत हवा में उड़कर एलिमिनेट हो जाता है, जबकि दूसरा अपने तलवार से किसी तरह उस हमले को रोक लेता है। उसी वक्त आजिज वहाँ पहुँचते हैं और अपने तलवार से उस तेज हवा को काट कर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा स्टूडेंट भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक बड़ा सा पेड़ उसके ऊपर गिर जाता है और वो भी एलिमिनेट हो जाता है। और ये सब रोमांटिका के हमले से हुआ था। अनाउंसमेंट होती है कि अब रेस में सिर्फ 3 स्टूडेंट ही बचे हैं। फिर रोमांटिका डेज़िर को भी धमकी देती है कि अगर वो पीछे नहीं हटा तो वो उस पर भी एक ऐसा भयानक हमला करेगी कि वो संभाल नहीं पाएगा, लेकिन डेज़िर पीछे हटने से मना कर देता है। इस बात पर रोमांटिका इतने गुस्सा हो जाते हैं कि वो उस पर बहुत सारे विंड मैजिक स्पेल से एक ही बार में हमला कर देते हैं। अटैक के बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि उसे लगता है कि डेज़िर अब तक हार चुका होगा, लेकिन तभी डेज़िर उसके मैजिक की तारीफ करता है। रोमांटिका पलट कर देखते हैं और हैरान रह जाते हैं क्योंकि डेज़िर को एक खरोच तक नहीं आई होती। डेज़िर उसे बताने लगता है कि अगर वो अपनी मैजिक को थोड़ा अलग तरीके से इस्तेमाल करे तो और भी पावरफुल बन सकती है, लेकिन रोमांटिका फिर से भड़क जाते हैं और उस पर दोबारा कुछ खतरनाक विंड मैजिक से हमला कर देते हैं। पर डेज़िर अपनी इन्वर्जन मैजिक से हवा को मैनिपुलेट करके उन सारे हमलों को बेकार कर देता है।
है। तब रोमांटिका को समझ आता है कि डेजिर इन्वर्जन स्पेल यूज कर रहा है। वो यकीन नहीं कर पाते कि एक भद्दा सा कॉमनर इतना ओवरपावर्ड स्पेल इस्तेमाल कर सकता है। वो तुरंत एक और विंड स्पेल से हमला करता है, लेकिन डेजिर उसे भी आसानी से कैंसिल कर देता है। जब रोमांटिका अभी भी समझने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर हो क्या रहा है, तब डेजिर सीधा उसकी तरफ बढ़ता है। रोमांटिका एक साथ बहुत सारे अटैक्स कर देते हैं, लेकिन डेजिर उन सबको एक एक करके कैंसिल कर देता है। इसके बाद डेजिर उसे बताता है कि सिर्फ इन्वर्जन स्पेल ही उसकी खासियत नहीं है। वो ग्रीस नाम का एक स्पेल एक्टिवेट करता है और उसके तुरंत बाद एक बहुत ही भयंकर फायरबॉल स्पेल का इस्तेमाल करके रोमांटिका को हरा देता है। फिर उसका सामना एजिस से होता है। एजिस उस पर हमला करने के लिए एक साथ हजारों मैजिक सर्कल्स एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन डेजिर उन मैजिक सर्कल्स को ही कंट्रोल कर लेता है और इन्वर्जन स्पेल के जरिए उन सब हमलों की डायरेक्शन बदल देता है, जिससे एक भी उसे नहीं लगता। एजिस पर बचे हुए सारे मैजिक सर्कल्स को मिलाकर एक बहुत ही जबरदस्त हमला करते हैं, लेकिन डेजिर अपने इन्वर्जन स्पेल से उस हमले को भी कैंसिल कर देता है और तेजी से एजिस के पास से निकलकर फिनिश लाइन क्रॉस कर लेता है। अनाउंसमेंट होते हैं कि डेजिर ये रेस जीत गया है और इसके तुरंत बाद रोमांटिका और एजिस भी फिनिश लाइन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। डेजिर अपने मन में फैसला करता है कि इस बार वो इतना ताकतवर बनेगा कि पिछले जिंदगी की तरह उसे हारना न पड़े। अब यहाँ दूसरी तरफ मीटिंग वाले कमरे में एक ऑफिसर ये देखकर खुश होता है कि कोई भी कॉमनर अल्फा क्लास में नहीं पहुंचा, लेकिन उनका लीडर बताता है कि एक स्टूडेंट को अल्फा क्लास में भेजने के लिए स्पेशल रिकमेंडेशन दिया गया है प्रोफेसर ब्रिजिट की तरफ से। ब्रिजिट बताते हैं कि वो स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि डेजिर है। अगले दिन स्कूल में सारे स्टूडेंट्स हॉलवे में नोटिस बोर्ड पर अपना नाम देखने के लिए जमा होता है। बहुत से नोबल स्टूडेंट्स खुश होते हैं कि उनका सिलेक्शन अल्फा क्लास में हुआ है। डेजिर नोटिस करता है कि उसे बीटा क्लास मिली है, लेकिन उसे अपने क्लास से ज्यादा रोमांटिका की फिक्र होते हैं, जो बहुत उदास लग रहे थे। थोड़ी देर बाद क्लास में रोमांटिका नाराज बैठी होते हैं क्योंकि ये क्लास बहुत ही पुराना और बेकार लगता है। वो सोचने लगते हैं कि आखिर ये बिल्डिंग कब बनाई होगी, भाई अकबर बाबर भी इधर रहते थे क्या। फिर टीचर स्टूडेंट्स को बताता है कि मैजिक सर्कल्स के हिसाब से उन्हें रैंक दी जाते हैं। सबसे नीचे वाला रैंक सर्कल लेवल 1 है और सबसे ऊपर वाला सर्कल लेवल 7। एंट्रेंस एग्जाम के दौरान उनके मैजिक सर्कल्स को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी और अल्फा क्लास में आने के लिए कम से कम सर्कल लेवल 2 होना जरूरी था। टीचर जब उन पर हंसता है तो रोमांटिका और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो यकीन नहीं कर पाते कि उसका सर्कल लेवल 2 से भी कम है। लेकिन उसे सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की होती है कि उसे डेजिर के साथ बीटा क्लास में बिठाया गया है। वो समझ ही नहीं पाती कि एक ऐसा लड़का जिसने मैजिक नाइट को हरा दिया था, उसे अल्फा क्लास के बजाय बीटा क्लास में क्यों रखा गया। जब ये सब सोचकर रोमांटिका का दिमाग काम नहीं करता, तब डेजिर उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। ये देखते ही रोमांटिका और भी ज्यादा भड़क जाते हैं, लेकिन टीचर तुरंत उसे शांत रहने के लिए कहता है। फिर डेजिर को प्रोफेसर ब्रिजिट के साथ हुई अपनी पुरानी मुलाकात याद आ जाती है। वो उनका शुक्रिया करता है क्योंकि जब वो ऑर्फनेज में था तब ब्रिजिट ने उसकी बहुत मदद की थी हर काम में। प्रोफेसर ब्रिजिट खुश होते हैं कि डेजिर को अभी वो सब बातें याद है और वो उस पर गर्व महसूस करते हैं कि वो इतना पावरफुल बन गया है कि आजिज जैसे एक मैजिक नाइट का सामना कर सका। फिर वो बताती है कि डेजिर को अल्फा क्लास में रखने का आइडिया उन्हीं का था, लेकिन बाकी सभी प्रोफेसर इसके खिलाफ हो गए क्योंकि वो सब नोबल्स थे। वापस प्रेजेंट टाइम में डेजिर को एहसास होता है कि नोबल्स और कॉमनर्स के बीच जो दीवार खड़ी है उसका असर सिर्फ उस पर ही नहीं पड़ रहा, उसकी बीटा क्लास में भी कई ऐसे टैलेंटेड मेजेस हैं जो असल में कहीं ज्यादा अच्छी रैंक डिजर्व करते हैं। पर जब उसे रोमांटिका की मौत याद आती है तब वो फैसला करता है कि इस बार वो जितना हो सके उतने टैलेंटेड लोगों को उनकी असली लेवल तक पहुंचाएगा। कुछ देर बाद रोमांटिका क्लास में उदास बैठे होते हैं क्योंकि उसे इस भद्दे क्लास में बिठाया गया है। तभी अल्फा क्लास का एक स्टूडेंट डोनेटा उसके पास आता है और उसे अपनी पार्टी ब्लू मून ज्वाइन करने का इन्विटेशन देता है। रोमांटिका पहले तो कंफ्यूज हो जाते हैं। डोनेटा बताता है कि ब्लू मून एकेडमी की सबसे बेहतरीन पार्टी है जिसमें बहुत ही पावरफुल मेजेस है। वो कहता है कि रोमांटिका की स्किल्स बहुत बेहतरीन है, इसलिए वो उसे अपनी पार्टी में लेना चाहता है। रोमांटिका सोचती है कि अगर वो ब्लू मून ज्वाइन कर लेते हैं तो उसे अल्फा क्लास में प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन वो अभी भी फैसला नहीं कर पाती कि क्या करना चाहिए। तभी डोनेटा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि पार्टी ज्वाइन करने के बदले उसे उसके साथ डेट पे चलना पड़ेगा। ये सुनकर रोमांटिका इतनी घबरा जाते हैं कि तुरंत अपना हाथ छुड़ा लेते हैं। वो हिचकिचाते हुए कहते हैं कि उनकी तो अभी अभी मुलाकात हुई है। डोनेटा मुस्कुराकर कहता है कि एंट्रेंस सेरेमनी में रोमांटिका को देखते ही उसे पहली नजर में प्यार हो गया था। फिर वो दोबारा उसका हाथ पकड़कर कहता है कि उस जैसे खूबसूरत लड़की को बीटा क्लास में इन गरीब कॉमनर्स के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए वो उसे अपने साथ चलने को कहता है। रोमांटिका फिर से अपना हाथ छुड़ा लेते हैं, कहते हैं कि उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। फिर डोनेटा उसे एक सुंदर सा नेकलेस देता है अपना प्यार दिखाते हुए, पर रोमांटिका कहते हैं कि वो इतना कीमती तोहफा एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन डोनेटा कैसे भी करके उसे रखने देता है और वहाँ से चला जाता है। डोनेटा के जाने के बाद रोमांटिका चैन की सांस लेते हैं कि अचानक डेजिर उसके पीछे आ जाता है। वो इतने घबरा जाते हैं कि सीधा जमीन पर गिर पड़ते हैं। खड़े होकर वो पूछते हैं कि अब डेजिर को क्या चाहिए। डेजिर कहता है कि वो भी उसे वही ऑफर देना चाहता है जो डोनेटा ने दिया था। रोमांटिका कहती है तुम जैसे फट्टू के साथ कौन डेट पे जाएगा भाई, लेकिन डेजिर शांत रहकर समझाता है कि वो उसे डेट पे नहीं बल्कि उसे अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए कह रहा है। ये सुनकर रोमांटिका हंस पड़ते हैं, पूछते हैं कि कोई भी समझदार इंसान ब्लू मून जैसे इतने अमीर और ताकतवर ग्रुप को छोड़कर डेजिर जैसे एक लूजर की पार्टी क्यों ज्वाइन
ज्वाइन करेगा। लेकिन डेजिर याद करता है कि पिछले जिंदगी में जब रोमांटिका ने ब्लू मून ज्वाइन किया था तो वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। रोमांटिका जब उसे मना कर देती है तब डेजिर उसे एक लेटर देता है। कहता है कि इसे तभी पढ़ना जब आसपास कोई ना हो, और हाँ, पढ़ने के बाद उसे तुरंत जला देना, तुम्हारी भलाई के लिए। डेजिर के चले जाने के बाद रोमांटिका लेटर पढ़ते हैं और तुरंत परेशान हो जाते हैं। वो हैरान होते हैं कि डेजिर को उसका सीक्रेट कैसे पता चल गया। इधर डेजिर हॉलवे से गुजरते हुए सोचता है कि लेटर पढ़ने के बाद रोमांटिका गुस्सा होगी या रोएगी। इसी दौरान उसकी नजर एक नीले बालों वाले लड़की पर पड़ती है जो बेंच पर बैठा होता है। उसका नाम प्राम होता है और उसे देखकर डेजिर बहुत खुश हो जाता है। कुछ घंटों बाद डेजिर एरिना में बैठा होता है। उसे याद आता है कि पिछले जिंदगी की उस लड़ाई में जितने भी लोग शामिल थे उन सब में प्राम सबसे खतरनाक स्वॉर्ड्समैन था, जबकि उसने कोई ट्रेनिंग भी अच्छे से नहीं की थी। डेजिर सोचता है कि इस बार प्राम और भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है अगर उसे ट्रेन किया गया। तभी रोमांटिका वहाँ जाते हैं और लेटर के बारे में उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन डेजिर उसे थोड़ी देर शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि प्रैक्टिस मैच शुरू होने वाले होते हैं। उसी वक्त रोमांटिका की नजर प्राम पर पड़ती है। वो उसकी तारीफ करने लगते हैं कि वो कितना क्यूट है। मैच शुरू होते ही प्राम एक बहुत बड़ी लकड़ी की तलवार उठाता है। ये देखकर डेजिर और रोमांटिका दोनों हैरान हो जाते हैं कि इतना छोटा सा लड़का अपने शरीर जितनी बड़ी तलवार कैसे चलाएगा। जब प्राम अपने ओपोनेंट से उसका नाम पूछता है तब सामने वाला घमंडी लड़का कहता है कि बीटा क्लास के किसी कॉमनर को वो अपना नाम बताने लायक भी नहीं समझता और रेफरी से तुरंत डुएल शुरू करने को कहता है। जैसे ही मैच शुरू होता है प्राम तेज रफ्तार से उस पर हमला करता है जिससे उसका ओपोनेंट पीछे धकेल दिया जाता है। वो हैरान रह जाता है कितना छोटा सा कॉमनर उस पर भारी पड़ रहा है। जब प्राम अपना आखिरी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तब उसका ओपोनेंट अटैक को डॉज करके प्राम की तलवार उड़ा देता है, पर लड़ाई को जीतने के बाद भी वो गुस्से में प्राम को पीटना शुरू कर देता है। तभी डेजिर वहाँ पहुँच जाता है और उसे डराकर भगा देता है। थोड़ी देर बाद प्राम डेजिर के खाओ पर पट्टी बांध रहा होता है और रोमांटिका बिना वक्त गवाए प्राम से बात करने लगते हैं। उसके बाद प्राम डेजिर का शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से चला जाता है। प्राम के जाने के बाद रोमांटिका फिर से डेजिर से उस लेटर के बारे में पूछते हैं। डेजिर बताता है कि प्रोफेसर को पता है कि रोमांटिका का नोबेल स्टेटस असली नहीं है। उसके पूर्वजों ने पैसे देकर नोबेल स्टेटस खरीदी थी और इसी वजह से उसे बीटा क्लास में रखा गया है। वो उसे वार्निंग देता है कि डोनेटा की पार्टी ज्वाइन मत करना क्योंकि वो भी कॉमनर से बहुत नफरत करता है। जब डेजिर उसे एक बार फिर अपनी पार्टी ज्वाइन करने को कहता है तो रोमांटिका पहले मना कर देते हैं, लेकिन जैसे ही डेजिर बताता है कि प्राम भी उनकी पार्टी में होगा रोमांटिका आखिरकार मान जाते हैं। उसी रात प्राम एक सपना देखता है। सपने में उसकी माँ एक तलवार देती है और कहती है कि ये प्यार की निशानी है। जब तक ये तलवार चमकती रहेगी तब तक उसके फादर हमेशा उनके बारे में सोचते रहेंगे। प्राम खुशी से तलवार ले लेता है, लेकिन अचानक तलवार टूटकर बिखर जाते हैं और उसकी माँ अजीब और डरावनी बातें बोलने लगती है। ये देखकर प्राम इतना डर जाता है कि नींद से एक ही झटके में उठ जाता है। अगली सुबह डेजिर, प्राम और रोमांटिका प्रोफेसर ब्रिजेस से मिलने जाता है। प्रोफेसर उन्हें साथ देखकर खुश होते हैं कि डेजिर ने आखिरकार दोस्त बना लिया। जब डेजिर बताता है कि वो ऑफिशियली अपनी पार्टी रजिस्टर करवाना चाहता है तब प्रोफेसर मुस्कुराते हुए उन्हें चाय पीने बिठा देते हैं। कुछ देर तक ऐसे मजाक मस्ती करने के बाद वो असली बात पर आते हैं और डेजिर से पूछते हैं कि वो पार्टी को बनाना चाहता है। डेजिर कहता है कि उसका मकसद रैंकिंग टूर्नामेंट जीतकर अल्फा क्लास में प्रमोशन लेना है। प्रोफेसर उसे वार्न करते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन डेजिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो ये जरूर पास करेगा। ये सुनकर प्राम पूछता है कि रैंक बढ़ाना इतना मुश्किल क्यों होता है। तब प्रोफेसर ब्रिजेट उन्हें पूरा सिस्टम समझाते हैं। रैंकिंग टूर्नामेंट एक ऑफिशियल एग्जाम होता है जिसके जरिए हर क्लास के स्टूडेंट्स की रैंक फैसला की जाते हैं। इस टूर्नामेंट में अल्फा और बीटा क्लास के स्टूडेंट्स एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें हिस्सा लेने के लिए 3 से 6 मेंबर्स की एक पार्टी बनाना जरूरी होते हैं। टूर्नामेंट में 2 पार्टीज के बीच लड़ाई होती है और जो जीतती है उसकी रैंक बढ़ जाती है। जब रोमांटिका पूछते हैं कि क्या ज्यादा मेंबर्स वाले टीमों को एडवांटेज मिलता है तब प्रोफेसर ब्रिजेट बताते हैं कि जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो, क्योंकि टूर्नामेंट में सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि हर स्टूडेंट कैसा परफॉर्म करता है वो भी ध्यान दिया जाता है। और हाँ, सिर्फ ओपोनेंट्स को हराना ही काफी नहीं होता बल्कि अपने पार्टी मेंबर्स को सपोर्ट करना और ओपोनेंट्स के अटैक्स को रोकना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। रैंकिंग टूर्नामेंट का असली पर्पस ये देखना होता है कि स्टूडेंट्स कौन कौन से स्किल्स इस्तेमाल कर सकते हैं और जो फाइनल मैच होता है वो शैडो वर्ल्ड के अंदर होता है। फाइनल में टॉप 9 पोजीशंस हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को सिंगल रैंकर्स का टाइटल दिया जाता है। लेकिन हाँ, ब्रिजेट उन्हें बताते हैं कि एकेडमी के इतिहास में आज तक कोई भी बीटा क्लास वाला स्टूडेंट अल्फा क्लास में प्रमोट नहीं हो पाया। पर डेजिर मुस्कुराकर कहता है कि इसी वजह से उन्हें जीतना और भी जरूरी है। वो समझाता है कि अगर बीटा क्लास के सिर्फ 3 स्टूडेंट्स मिलकर सिंगल रैंकर्स बन जाते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि वो प्रोफेसर गलत थे जो बीटा क्लास के स्टूडेंट्स को हमेशा कम समझते आए हैं। ये सुनकर ब्रिजेट मुस्कुराती है और कहते हैं कि अगर वो वाकई सिंगल रैंकर्स बन गए तो शायद इस एकेडमी का सिस्टम भी और बेहतर हो जाए। थोड़ी देर बाद वो तीनों बाहर डिस्कस करने लगता है। रोमांटिका अल्फा क्लास के ट्रेनिंग एरिया को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि सब कुछ बहुत आलीशान लग रहा होता है। लेकिन जब वो अपने बीटा क्लास के ट्रेनिंग रूम पर पहुंचते हैं तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। जगह इतनी फटी पुरानी लग रही होती है जैसे कोई छोटा सा स्टोर रूम हो। लेकिन डेजिर उन दोनों को तसल्ली देता है कि धीरे धीरे उन्हें इस जगह की आदत हो जाएगी। तभी अचानक बहुत सारे चूहे वहाँ उनकी
की तरफ दौड़ने लगते हैं। रोमांटिका और प्राम दोनों घबरा कर तुरंत पीछे हट जाते हैं। फिर डेजर उनसे कहता है कि अब सफाई करने का वक्त आ गया है, लेकिन रोमांटिका सीधा मना कर देती है और कहती है कि उसे चूहों से बहुत डर लगता है। कुछ देर बाद प्राम देखकर हैरान रह जाता है कि पूरा कमरा बिल्कुल साफ और चमक रहा होता है। वो डेजर की तारीफ करता है कि चोट लगने के बाद भी उसने इतनी जबरदस्त सफाई कर दी। इसके बाद डेजर ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला करता है। रोमांटिका थकी हुई होती है और मना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही डेजर उसे सिंगल रैंकर्स बनने का गोल याद दिलाता है वो शांत हो जाते हैं। अब ट्रेनिंग के दौरान डेजर दीवार पर एक सर्कल बना देता है और रोमांटिका से कहता है कि उस पर निशाना लगाए। उसका मकसद रोमांटिका के विंड मैजिक की एक्यूरेसी बढ़ाना होता है। रोमांटिका कई मैजिक सर्कल्स एक्टिवेट करते हैं और हमला कर देते हैं। उसके सारे अटैक्स टारगेट्स के आसपास लगता है। देखा क्या जबरदस्त हमला था, पर डेजर उसे रोक देता है और कहता है कि अगर वो टारगेट के बिल्कुल सेंटर पर हिट नहीं कर सकते तो उनके अल्फा क्लास तक पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं है। ये सुनकर रोमांटिका परेशान हो जाते हैं, लेकिन डेजर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो ये कर सकती है क्योंकि उसने फ्यूचर में देखा है कि रोमांटिका कितने ताकतवर मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं। फिर डेजर उसे एक बॉल देता है और कहता है कि अपनी विंड मैजिक की मदद से उस बॉल को सामने वाले सर्कल के एकदम सेंटर तक पहुंचाए। रोमांटिका को शुरू में काफी दिक्कत होती है, तब डेजर उसे सलाह देता है कि वो पहले की तरह अपने दिमाग में हवा को महसूस करे। रोमांटिका आंखें बंद करके अपने विंड मैजिक को महसूस करते हैं और धीरे धीरे हवा को कंट्रोल कर लेते हैं और इस बार वो पहले की कोशिश में बॉल को सही जगह पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। डेजर उसकी तारीफ करता है, कहता है कि उसे इसी तरह प्रैक्टिस करते रहना होगा ताकि वो इस स्किल को पूरी तरह मास्टर कर सके। थोड़ी देर बाद प्राम अपनी ट्रेनिंग के लिए डेजर के पास आता है। डेजर कहता है कि उसके पास प्राम को सिखाने लायक कुछ नहीं है क्योंकि वो पहले ही इतना ताकतवर है कि अकेले ही टूर्नामेंट जीत सकता है, लेकिन प्राम इस बात से सहमत नहीं होता। तब डेजर उसे याद दिलाता है कि उस नोबल लड़के के खिलाफ वो अपनी स्किल्स की वजह से नहीं हारा, बल्कि उसका हथियार भारी था। वो इतनी बड़ी तलवार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था जो उसके लिए सही नहीं थे। डेजर कहता है कि उसके लिए हल्की और तेज तलवार जैसे एक रैपियर ज्यादा बेहतर रहेगी। ये सुनकर प्राम डेजर को एक कमरे में ले जाता है ताकि वो उसे कुछ बातें कर सके। वो बताता है कि उसका फादर एक नोबल था और उसकी माँ एक कॉमनर, लेकिन उसके माँ बाप उसके लिए सिर्फ एक तलवार छोड़कर चले गए। डेजर तुरंत पहचान लेता है कि वही तलवार है जिसे प्राम भविष्य में इस्तेमाल करके बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हराता था। प्राम बताता है कि अपनी माँ के गुजर जाने के बाद उसने इसी तलवार के साथ बहुत मेहनत करके ट्रेनिंग की थी और एकेडमी ज्वाइन करने का उसका असली मकसद अपने फादर को ढूंढना है। वो उदास होकर कहता है कि जब उस तलवार की जांच की गई तो पता चला कि वो बिल्कुल बेकार है। उस समय वो तलवार जमीन पर फेंक देता है और कहता है कि अब वो इसे कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान डेजर प्राम से कहता है कि वो उस तलवार को दोबारा देखना चाहता है क्योंकि उसे समझ आ गया है कि तलवार में दिक्कत क्या थे, लेकिन प्राम बताता है कि उसने तो वो तलवार बेच दिया कुछ कार्ड्स के बदले में। ये सुनकर डेजर हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद डेजर और प्राम बाजार जाता है। फिर प्राम उसे एक छोटी सी गली की तरफ ले जाता है। डेजर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने पिछले जिंदगी में कभी इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया था। गली पार करने के बाद वो दोनों एक दुकान पर पहुंच जाता है जिसका नाम उजुगन स्टोर होता है। दुकान के बाहर नोटिस बोर्ड पर बड़ा सा लिखा होता है बेची गई चीजें लौटाई नहीं जाएगी, और ये देखकर डेजर तुरंत समझ जाता है कि इस दुकान का मालिक पैसे को लेकर बहुत पागल होगा। दोनों बिल्डिंग के अंदर जाता है और जैसे ही डेजर दरवाजे पर नॉक करता है एक हल्क जैसा बड़ा सा आदमी दरवाजा खोलता है। अंदर जाते ही डेजर नोटिस करता है कि सिक्योरिटी बहुत टाइट है इधर। तो दुकान का मालिक अपना नाम उजुगन बताता है और पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए। डेजर जवाब देता है कि उन्हें प्राम की वो रैपियर तलवार वापस चाहिए जो उसने कल बेच दिया था। ये सुनकर उजुगन तुरंत कहता है बाहर बोर्ड पे जो लिखा था वो पढ़ा नहीं क्या तुमने, इधर कोई चीज वापस नहीं मिलता। लेकिन डेजर उसे समझाता है कि वो रिफंड लेने नहीं बल्कि वो तलवार खरीदने आया है। इस पर दुकानदार तलवार निकालता है और एक बार फिर प्राम से कहता है कि इस तलवार की कोई वैल्यू नहीं है। उजुगन फिर एक पल के लिए सोचता है कि इतनी हल्की तलवार आखिर हो कैसे सकती है। तब डेजर बताता है कि ये असल में एक कैमोविन है। दुकानदार हैरान होकर पूछता है कि उसे कैसे पता। डेजर कहता है कि उसने पहले भी एक कैमोविन देखा है। दुकानदार बताता है कि कैमोविन नोबल्स अपने प्यार का इजहार करने के लिए तोहफे के रूप में देते हैं, लेकिन वो कभी इसका राज समझ नहीं पाया कि इसे खोला कैसे जाता है। जब डेजर तलवार की कीमत पूछता है तो लाल से दुकानदार कहता है कि उसकी कीमत 40 सिल्वर कॉइन्स है। ये सुनकर प्राम तुरंत गुस्सा हो जाता है क्योंकि कल तो उसने ये तलवार सिर्फ 3 सिल्वर कॉइन्स में बेची थी और तुमने तो मुझे बताया नहीं था कि ये कैमोविन है। दुकानदार मुस्कुराकर कहता है कि उस वक्त प्राम ने सिर्फ तलवार की कीमत पूछी थी और तलवार की वैल्यू सिर्फ 3 सिल्वर कॉइन्स ही है, लेकिन अब वो इसे एक कैमोविन के रूप में बेच रहा है, इसलिए दाम बढ़कर 40 सिल्वर कॉइन हो गई। ये सुनकर प्राम इतना गुस्सा हो जाता है कि वो उस दुकानदार से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन डेजर उसे रोक लेता है और कहता है कि दुकानदार भी अपने धंधे में गलत नहीं है। फिर वो बिना बहस के 40 सिल्वर कॉइन्स देकर तलवार ले लेता है।
जब डेजिर तलवार को ध्यान से देख रहा होता है तब उजुकन हंसकर कहता है कि वो अपना समय बर्बाद कर रहा है क्योंकि एक कॉमनर इस कैमोबिन को कभी नहीं खोल सकता। लेकिन डेजिर अपनी मैजिक आई एक्टिवेट करता है जिससे वो तलवार के अंदर तक देख पाता है। अंदर कुछ लिखा होता है, इसलिए वो तलवार प्राम को दे देता है और उसे बताता है कि इसे खोला कैसे जाए। फिर प्राम तलवार को सही तरीके से खोलता है और आखिरकार वो कवर से बाहर आ जाता है। ये देखकर प्राम की आंखें खुली की खुली रह जाते हैं। तलवार किसी भी आम हथियार से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही होते हैं। वो समझ जाता है कि ये ना सिल्वर की बनी है और ना ही लोहे की, बल्कि किसी अजीब चमकदार चीज से बनी है जो उसने पहले कभी नहीं देखी। तब डेजिर बताता है कि इस मटेरियल का नाम ब्लेंसियम है। ये नाम सुनते ही दुकानदार के होश उड़ जाता है। वो बताता है कि ब्लेंसियम स्टील से भी ज्यादा मजबूत और किसी पंख से भी हल्का होता है और सिर्फ सबसे बेहतरीन हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डेजिर और प्राम वहाँ से निकलने लगते हैं, वो भारी भरकम गार्ड उनका रास्ता रोक लेता है। डेजिर उजुगन से कहता है कि वो अपने गार्ड को हटाए, लेकिन दुकानदार कहता है कि तलवार को ही छोड़ दो। क्यों, तुमने तो मुझे कैमोबिन बेची थी ना, भूल गई क्या? थोड़ी देर पहले तो तुम इसे बेकार बोल रहे थे, तो अब क्यों चाहिए? तब वो लालची दुकानदार गुस्से में से चुप रहने को कहता है और वो हाथी का बच्चा उन्हें धमकाने लगता है। डेजिर जानबूझकर ऐसी बात बोलता है कि गार्ड गुस्से में अपनी बहुत बड़ी तलवार लेकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन डेजिर आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेता है। उजुगन गार्ड को आदेश देता है कि डेजिर को ही खत्म कर दो। जैसे गार्ड दोबारा हमला करने के लिए तैयार होता है तब प्राम अपनी नई तलवार लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि उसे लड़ाई पसंद नहीं है, लेकिन इस बार वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। गार्ड पूरी ताकत के साथ प्राम पर हमला करता है, लेकिन प्राम उस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। ये देखकर डेजिर खुश होता है क्योंकि अब प्राम अपनी असली स्पीड के साथ लड़ रहा है। तभी प्राम के शरीर से एक चमकदार ऑरा निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर गार्ड और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कसम खाता है कि वो प्राम को जरूर हरा देगा। वो दोबारा हमला करता है, लेकिन प्राम उसके हमले से बचकर इतनी तेज रफ्तार से हमला करता है कि गार्ड घायल हो जाता है। तब गार्ड समझ जाता है कि प्राम कोई मामूली बच्चा नहीं है। तभी गार्ड उसे जोर से लात मारकर दीवार से टकरा देता है। जब गार्ड प्राम को खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तब डेजिर उसे कहता है कि अपने फादर पर भरोसा रखो। उसी पल प्राम दोबारा तलवार उठाता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गार्ड की तरफ दौड़ पड़ता है। गार्ड उसका सर काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी प्राम गार्ड की उस बड़ी तलवार को 2 टुकड़ों में काट देता है और उसे बेहोश कर देता है। जब डेजिर और प्राम वहाँ से निकलने लगते हैं तब उजुगन कहता है कि वो बाहर नहीं जा सकते क्योंकि उस दरवाजे को सिर्फ वही गार्ड खोल सकता है जो अभी बेहोश पड़ा है। लेकिन प्राम एक ही हमले में पूरे दरवाजे को ही 2 टुकड़ों में काट देता है और दोनों आराम से बाहर निकल जाता है। रास्ते में प्राम डेजिर का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी तलवार वापस दिलाई, लेकिन डेजिर कहता है कि दोस्तों की मदद करना कोई ऐसा नहीं है बल्कि एकदम नॉर्मल बात है। ये सुनकर प्राम काफी इमोशनल हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि रोमांटिका अपनी ट्रेनिंग कर रही होते हैं और आखिरकार वो उस बॉल को सर्कल के एकदम बीचों बीच रखने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो दीवार पे बने उस निशाने पर भी हमला कर पाते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं। कुछ देर बाद वो दुनेता से मिलते हैं जो उसे एक शानदार खाना खिलाता है। जब दुनेता उससे पूछता है कि उसने क्या फैसला किया तब रोमांटिका उसका दिया हुआ गिफ्ट वापस कर देते हैं और बताती है कि उसने बीटा क्लास के एक पार्टी ज्वाइन कर ली है। वो साफ कह देते हैं कि अब टूर्नामेंट में वो दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट्स होंगे। कुछ दिन बाद डेजिर और उसकी टीम 5 स्टूडेंट्स की एक पार्टी के सामने खड़ी होते हैं। रोमांटिका अपने भयंकर विंड मैजिक से सामने वाली पूरी टीम को ही उड़ा देती है। अगली लड़ाई में उन्हें एक और ग्रुप खेल लेता है। इस बार प्राम अपनी तलवार का कमाल दिखाता है और कुछ ही पलों में सारे ओपोनेंट्स को हरा देता है। इस जीत के साथ उनकी रैंक और ऊपर चली जाती है। अगले लड़ाई में फायर मैजिक यूज करने वाले स्टूडेंट्स उन तीनों पर अपने भयंकर स्पेल से हमला करता है, लेकिन डेजिर अपने इन्वर्जन मैजिक से उनके मैजिक सर्कल्स को ही कंट्रोल कर लेता है। सामने वाले स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि उनके स्पेल्स के साथ आखिर हुआ क्या। इसी बीच रोमांटिका अपनी विंड मैजिक और प्राम अपनी तलवार का कमाल दिखाते हुए सारे ओपोनेंट्स को हरा देते हैं। एक और जीत के साथ उनके रैंक फिर से बढ़ जाते हैं। रोमांटिका और प्राम इस जीत का जश्न मनाते हैं, जबकि डेजिर खुद को तैयार करता है क्योंकि वो जानता है कि असली मुकाबला अब शुरू होने वाला है। इसी दौरान प्रोफेसर ब्रिजेट अपनी खिड़की के पास खड़े बाहर देख रहे होते हैं। उन्हें डेजिर और उसकी टीम की तरक्की पर बहुत गर्व होता है, लेकिन साथ ही वो चिंता भी करते हैं क्योंकि अब उनकी टीम का नाम पूरे एकेडमी में फैल चुका है और एकेडमी के सबसे पावरफुल स्टूडेंट जल्दी ही उनके खिलाफ उतरने वाला है। कुछ देर बाद एक प्रोफेसर अल्फा क्लास के कुछ स्टूडेंट्स के सामने गुस्से में बोलता है कि न्यूज़पेपर के मुताबिक एकेडमी के इतिहास में शायद ये पहली बार होगा जब कोई बीटा क्लास वाला टीम अल्फा क्लास में प्रमोट करेगा। वो गुस्से से कहता है कि इन कॉमनर्स को अल्फा क्लास की इज्जत खराब करने नहीं दे सकते। फिर वो अपने गुस्से को शांत करता है और कहता है कि लीजेंडरी ब्लू मून पार्टी के मेंबर्स होने के नाते स्कूल की शान और परंपरा को बचाना उनकी जिम्मेदारी है। सब स्टूडेंट चुपचाप उनकी बात सुनते रहते हैं। प्रोफेसर उन्हें आदेश देता है कि डेजिर की टीम को किसी भी तरीके से हरा दो ताकि वो कभी भी सिंगल रैंकर्स ना बन पाए। फिर वो आजिज से पूछता है कि क्या वो डेजिर को हरा सकती है क्योंकि वो पहले भी उससे लड़ चुके हैं। आजिज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि वो जीत सकते हैं, इसलिए प्रोफेसर उसे ब्लू मून पार्टी का नया लीडर बना देता है और कहता है कि वो हर हाल में टीम को जीत दिलाए। ये सुनकर आजिज को वो दिन याद आता है जब डेजिर ने उसे हरा दिया था, इसलिए इस बार वो फैसला करते हैं कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ डेजिर को हरा करे रहेंगे। जब आजिज हॉलवे से गुजर रही
होते हैं तब डोनेटा और वो गुस्से वाला स्टूडेंट पार्सिवल उसके पास आता है। आजिस उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें उसके लीडर बनने से कोई दिक्कत है। डोनेटा कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो आजिस की ताकत को अच्छी तरह जानता है, लेकिन वो परमिशन मांगता है कि रोमांटिका को वो खुद हराना चाहता है। उसके बाद पार्सिवल भी कहता है कि प्राम को हराने का मौका उसे दिया जाए। आजिस उन्हें याद दिलाती है कि अगर वो टीम के रूप में लड़ेंगे तो जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे, लेकिन डोनेटा साफ कह देता है कि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वो रोमांटिका को अपने हाथ से कुचलना चाहता है। दोनों की आंखों में वो जुनून देखकर आजिस उनकी बात मान लेते हैं, लेकिन लीडर होने के नाते एक आदेश देते हैं कि डेजिर से कोई नहीं लड़ेगा। डेजिर को हराने का हक सिर्फ उसका है। दूसरी तरफ रोमांटिका और प्राम ट्रेनिंग रूम में स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं। तभी डेजिर आता है और बताता है कि फाइनल राउंड के लिए वो लोग एक स्पेशल ट्रेनिंग करेंगे। ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। कुछ देर बाद लाइब्रेरी में डेजिर उनके लिए कई सारी किताबें लेकर आता है। इतनी सारी किताबें देखकर दोनों घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद वो कोई अजीब चीज पढ़ाने वाला है, लेकिन जब वो किताबों को ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि वो सिर्फ हिस्ट्री की किताबें हैं। ये देखकर रोमांटिका इतनी जोर से चिल्लाती है कि लाइब्रेरी में बैठे सब लोग उसकी तरफ घूरने लगते हैं। जब तीनों इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तब डेजर्ट समझाता है कि टूर्नामेंट का फाइनल राउंड शैडो वर्ल्ड के अंदर होगा और उस शैडो वर्ल्ड में असली दुनिया के ऐतिहासिक चीजें दोबारा रिक्रिएट होंगे। अगर वो उन चीजों को होने से रोक देंगे तो शैडो वर्ल्ड क्लियर हो जाएगा। ये सुनकर प्राम डेजर्ट की तारीफ करता है, लेकिन रोमांटिका पूछते हैं कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि वहाँ होने क्या वाला है। डेजर्ट कहता है, अरे इसीलिए तो हमें सारा कुछ पढ़ना होगा। पर दोस्तों डेजर्ट को तो सब पता ही है कि आखिर होने क्या वाला है, क्योंकि उसके पास अपनी पुरानी यादें जो है, इसलिए वो उन्हें टेंशन नहीं लेता। कुछ देर बाद आजिस उनके टेबल के पास आते हैं और डेजर्ट को तीखी नजर से देखने लगते हैं। डेजर्ट उसे हाय हेलो करता है, पर आजिस कहते हैं कि वो डेजर्ट को ऑफिशियली चैलेंज करते हैं कि इस बार वो उसे हरा कर रहेगी। डेजर्ट उस चैलेंज को खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है और उसकी तारीफ करता है कि वो अपने दुश्मन को भी रेस्पेक्ट देना चाहते हैं। आजिस फिर माफी मांगते हैं कि पहले लड़ाई में उसने डेजर्ट को बेकार समझा था, पर कसम खाते हैं कि इस बार वो उसे पूरी ताकत से लड़ेंगे। ये सुनकर डेजर्ट खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी तो वही चाहता है ना कि सब लोग और ताकतवर बने। आखिरकार टूर्नामेंट के फाइनल राउंड का दिन आ जाता है। एरिना लोगों और कैमरामैन से भर जाता है, क्योंकि पूरे शहर के लोग इस इवेंट को देखना चाहता है। डेजर्ट अपने टीम को बताता है कि फाइनल राउंड किसी बड़े त्योहार से कम नहीं होता और हर कोई इसे देखना चाहता है। सारी टीम्स अपने अपने ओपोनेंट्स के पीछे लाइन में खड़े हो जाते हैं और डेजर्ट की टीम ब्लू मून पार्टी के बिल्कुल पीछे अपनी जगह लेती है। रेफरी बताते हैं कि सभी टीमों को शैडो वर्ल्ड के अंदर एक ऐतिहासिक घटना को सुलझाना होगा ताकि वो शैडो वर्ल्ड को क्लियर कर सके। रेफरी फिर घोषणा करते हैं कि टॉप 9 प्लेयर्स को सिंगल रैंकर का टाइटल दिया जाएगा। डेजर्ट की टीम देखते हैं कि इस वक्त उनकी रैंकिंग सबसे नीचे है। तब डेजर्ट बताता है कि सिंगल रैंकर बनने के 2 तरीके हैं, या तो वो पूरे शैडो वर्ल्ड को खुद क्लियर करे या फिर बाकी सभी स्टूडेंट्स को हरा दे। अब जैसे ही गेट खुलते हैं सभी टीम्स पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। डेजर्ट खुद को शैडो वर्ल्ड के एक जंगल में रैंडम जगह पर पाता है। वो फैसला करता है कि सबसे पहले अपने टीममेट्स को ढूंढेगा, लेकिन अचानक एक नीले बालों वाले लड़के अपने आइस मैजिक से उस पर हमला कर देते हैं। डेजर्ट तुरंत फायर मैजिक से उसका सामना करता है। इसके बाद वो लड़के एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर से वो बर्फ के कांटे सीधा डेजर्ट पर बरसा देते हैं। लेकिन इन्वर्जन मैजिक का मास्टर हमारा डेजर्ट एक बार फिर से कमाल दिखाता है। वो उसके सारे मैजिक को आसानी से कैंसिल कर देता है और उसी के पावर को पलट कर उसे ही हरा देता है। इसी बीच एक नोबेल स्टूडेंट जंगल से गुजरता हुआ शिकायत करता रहता है, भाई इतनी तेज गर्मी है, मैं काला पड़ जाऊंगा। तभी अचानक रोमांटिक अपने विंड मैजिक से उस पर हमला करते हैं और वो तुरंत एलिमिनेट हो जाता है। प्राम को चिंता होती है क्योंकि डेजर्ट कहीं नजर नहीं आ रहा होता। रोमांटिक अपने सर्च मैजिक एक्टिवेट करती है, जिससे उसे पता चलता है कि 2 ओपोनेंट्स पास ही है और एक दूसरी तरफ अलग खड़ा है। जैसे वो उस अकेले ओपोनेंट पर अटैक करने की कोशिश करती है, उसका स्पेल अचानक कैंसिल हो जाता है। उसी वक्त उसके रेडार पर दिखने वाले दोनों ओपोनेंट्स उसके सामने आ जाता है। उनमें से वो लड़की कहती है कि सर्च मैजिक की सबसे बड़ी कमी ये है कि दुश्मनों को भी ये मैजिक यूज करने वाले की पोजीशन का पता चल जाता है। लड़का कहता है, अरे इसलिए तो ये लोग बीटा क्लास में है, पिछड़े गई के इतनी बेसिक चीजें भी नहीं पता। जब वो घमंडी लड़का अपनी बकवास जारी रखता है तब प्राम अचानक उसकी तरफ बिजली की तरह दौड़ पड़ता है। लड़का मुश्किल से उसका पहला अटैक रोक पाता है, पर फिर दोनों आपस में टकराते हैं एकदम भयंकर तरीके से। नोबेल लड़के प्राम को रोकने के लिए मैजिक से हमला करते हैं, लेकिन प्राम आसानी से उन सब से बच जाता है और उनके आसपास एकदम तेज रफ्तार से घूमने लगता है। ये देखकर लड़के घबरा जाते हैं, ये सही में बीटा क्लास की है ना। तब वो लड़का जमीन पर जोर से हमला करता है और लड़की से कहता है कि एरिया मैजिक इस्तेमाल करके उन दोनों को उड़ा दो। जैसे वो अपना स्पेल एक्टिवेट करने वाले होते हैं, रोमांटिका उसे देख लेते हैं। हे अब तो तुम गई बेटे। अटैक सीधा उस लड़की को लगता है और वो दूर जा गिरती है। ये देखकर वो लड़का और भी गुस्से में आ जाता है, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही प्राम उसके पीछे पहुंचकर उसका ध्यान भटका देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर रोमांटिका एक और जबरदस्त विंड ब्लास्ट से उसे भी एलिमिनेट कर देते हैं और दोनों अपनी जीत की खुशी मनाते हैं। उसके बाद रोमांटिका जोर जोर से डेजर्ट को डांटने लगते हैं कि वो पूरी फाइट के दौरान झाड़ियों में क्यों छुपा था। तब डेजर्ट
आखिरकार बाहर आता है और दोनों की तारीफ करता है कि वो बहुत ताकतवर हो गया है। इसी बीच जंगल के एक दूसरे हिस्से में एक क्लॉक टावर अचानक बहुत ज्यादा डरावना माना छोड़ना शुरू कर देता है। उधर बाकी स्टूडेंट्स भी अपनी जीत हासिल करके आगे बढ़ने लगता है। अब दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, अल्फा क्लास में प्रमोट होने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है शैडो वर्ल्ड को क्लियर करके एकदम पहले पोजीशन पे आना। दूसरा तरीका है टूर्नामेंट में सर्वाइव करते हुए टॉप 9 के अंदर अपनी जगह बनाना। रोमांटिका पूछते हैं कि क्या वो लोग शैडो वर्ल्ड क्लियर कर सकते हैं। डेजर्ट कहता है कि ऐसा करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जैसे वो शैडो वर्ल्ड क्लियर करने की कोशिश करेंगे, बाकी सारे अल्फा क्लास के स्टूडेंट्स मिलकर उन पर हमला कर देंगे। लेकिन वो कहता है कि अगर बचे हुए 18 स्टूडेंट्स में से 9 एलिमिनेट हो जाते हैं तो टॉप 9 में आना उनके लिए काफी आसान हो जाएगा। रोमांटिका को फिर भी लगता है कि ये काफी मुश्किल होगा, लेकिन प्राम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो ये कर सकते हैं। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। तीनों भागकर एक बड़े से पेड़ के नीचे जाते हैं। वहाँ रोमांटिका सोचने लगते हैं कि अगर वो अकेले होते तो कभी भी इतने बड़े टूर्नामेंट में टॉप 9 का सपना देखने की हिम्मत नहीं करते। फिर उसके दिमाग में आता है कि अगर उसने डोनेटा के कहने पर ब्लू मून ज्वाइन कर ली होती तो अब शायद कुछ अलग होता। लेकिन जैसे उसे याद आता है कि डोनेटा को कॉमनर से कितनी नफरत है, तब उसका मन बदल जाता है। डेजर्ट उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि टेंशन मत लो, तुम दोनों सही में बहुत ताकतवर हो गए हो। हाँ, अब मेरे सिर से अपना हाथ हटाओ, मेरे बालों को खराब मत करो। फिर वो हल्की सी स्माइल करते हैं, क्योंकि उसे एहसास होता है कि ये पार्टी उसके लिए परिवार जैसा बन गया है। तभी अचानक दूर से एक बड़ी घंटी की आवाज सुनाई देती है। तीनों हैरान हो जाते हैं कि ये क्या था। डेजर्ट उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने हिस्ट्री की किताबों में जो पढ़ा था, ये वही है, प्रीवियस क्लॉक टावर वाला शैडो वर्ल्ड। रेफरी बताते हैं कि प्रीवियस क्लॉक टावर एक बहुत ही खतरनाक जादू यंत्र है जो समय के चलते मॉन्स्टर्स क्रिएट करता रहता है। पर बात खत्म ही नहीं होता कि तुरंत ही क्लॉक टावर से एक बहुत बड़ा बिजली का धमाका निकलता है और जमीन फट जाती है। रेफरी अनाउंस करते हैं कि असली कंपटीशन अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि क्लॉक टावर ने एक नया मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया है। ये सुनकर नोबल प्रोफेसर खुश हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बीटा क्लास के स्टूडेंट्स अब मुश्किल में पड़ने वाले हैं। तभी जंगल के अंदर से किसी की चीख सुनाई देती है और रेफरी अनाउंस करते हैं कि अब सिर्फ 17 पार्टिसिपेंट्स बचे हैं। डेजर्ट अपने टीममेट से कहता है कि वो पीछे रहे और खुद आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक एक अजीब सा मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। उसे देखकर रोमांटिका और प्राम दोनों घबरा जाता है। डर के मारे वो पीछे हटने लगता है, पर डेजर्ट तुरंत कहता है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागना होगा। जैसे ही तीनों भागते हैं, वो मॉन्स्टर अपने आसपास हजारों चूहों का झुंड बुला लेता है जो उनका पीछा करने लगता है। डेजर्ट तुरंत पहचान लेता है कि एक किल्ड्रा माउस है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो झुंड बनाकर हमला करते हैं और इंसानों के खून पर जीता है। पर सबसे खतरनाक बात यह है कि ये अपने टारगेट का पीछा कभी नहीं छोड़ता। डेजर्ट अंदाजा लगाता है कि बाकी स्टूडेंट्स भी शायद पहले ही इस मॉन्स्टर का शिकार बन चुके होंगे। रोमांटिका अपने विंड मैजिक से उन चूहों के झुंड को उड़ा देते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में वो सब दोबारा खड़े हो जाता है और उनका पीछा जारी रखता है। भागते भागते तीनों के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ आता है। प्राम आसानी से उसके ऊपर से कूद जाता है, लेकिन रोमांटिका कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। अबे ओ, चूहों का खाना बनना है क्या, जल्दी कूदो यार। तब डर के मारे रोमांटिका किसी तरह जम करते हैं। आगे भागते हुए डेजर्ट बताता है कि उन्हें चूहों के उस असली लीडर को हराना होगा, सिर्फ तभी ही पूरे झुंड को रोका जा सकता है। ये कहकर वो अपने हाथ को हल्का सा काट लेता है और अपना खून उनकी तरफ फेंक देता है, ताकि चूहों का लीडर बाहर आ जाए। और जैसे ही लीडर सामने आता है, रोमांटिका उस पर एक जबरदस्त हमला करते हैं, लेकिन वो चूहा तुरंत उठ खड़ा होता है। डेजर्ट समझ जाता है कि रोमांटिका की ताकत अभी भी उस चूहे को हराने लायक नहीं है, लेकिन उसी वक्त प्राम बिना सोचे समझे सीधा उन मॉन्स्टर्स की तरफ दौड़ पड़ता है। ये देखकर डेजर्ट और रोमांटिका दोनों उसके लिए चिंता में पड़ जाता है। उधर हम देखते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स भी उन चूहों के बीच फंस गए हैं। डेजर्ट भी बेचैनी से चूहों को हटा के रास्ता बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने दोस्त को पिछले जिंदगी की तरह खोना नहीं चाहता। लेकिन प्राम अचानक उस भयानक झुंड को चीरते हुए बाहर निकलता है और एक जबरदस्त हमला करता है जो सीधा उस लीडर को खत्म कर देता है। उसी पल रेफरी अनाउंस करते हैं कि उन्होंने ये मिशन क्लियर कर लिया है। इसके बाद प्राम थक कर डेजर्ट की बाहों में गिर जाता है और सब उसकी तारीफ करते हैं कि उसने बहुत बढ़िया काम किया। प्राम को आराम से लिटाने के बाद डेजर्ट रोमांटिका से कहता है कि वो उसका थोड़ा ध्यान रखे। फिर वो खुद को गुस्से में एक मुक्का मारता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने दोस्त की सही तरह हिफाजत नहीं कर पाया। वापस आकर वो दोनों से कहता है कि उनका अगला टारगेट क्लॉक टावर पर चढ़ाई करना है। जब रोमांटिका और प्राम आगे बढ़ने लगते हैं, तब डेजर्ट अपने मन में कसम खाता है कि इस लड़ाई में वो हर कीमत पर अपने दोस्तों की रक्षा करेगा। दूसरी तरफ ब्लू मून टीम क्लॉक टावर के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। उन्हें पूरा यकीन होता है कि अगर वो टावर क्लियर कर लेंगे तो टूर्नामेंट जीतने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। पर तभी अचानक उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है। बाकी लोग सोचते हैं कि शायद हवा होंगे, लेकिन आज स्टूडेंट समझ जाते हैं कि ये किसी खतरनाक चीज का संकेत है। और अगले ही पल आसमान से हमलों की तेज बारिश शुरू होने लगती है। ब्लू मून के 3 सबसे ताकतवर मेंबर्स आजेस, पार्सिबल और डोनेटा किसी तरह उन हमलों को रोक लेते हैं, लेकिन बाकी मेंबर्स तुरंत एलिमिनेट हो जाता है। पार्सिबल हैरान होकर पूछता है कि ये क्या था। आजेस कहते हैं कि ये दुश्मन का हमला था, क्योंकि सर्च स्पेल और जादुई हमले दोनों लगभग एक साथ हुए थे। इसलिए वो समझ जाते हैं कि उन पर हमला करने वाला डेज़िरी है। इतने में आसमान से एक और विंड अटैक की बरसात होने लगती है। आजेस तुरंत अपनी टीम को
सावधान रहने के लिए कहते हैं और किसी तरह वो लोग उन सारे हमलों से बच निकलते हैं। यहाँ रोमांटिका डेजिर से माफी मांगते हैं, लेकिन डेजिर कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि उसे पता था कि आजिज को हराना इतना आसान नहीं होगा। रोमांटिका फिर भी परेशान होते हैं क्योंकि अब दुश्मनों को भी उनके लोकेशन का पता चल चुका है। तब डेजिर मुस्कुराते हुए कहता है कि यही तो उसका प्लान है। वो चाहता है कि सब ओपोनेंट्स एक ही जगह इकट्ठा हो जाए। ये सुनकर रोमांटिका तुरंत 2 स्टूडेंट्स को अपने विन मैजिक से एलिमिनेट कर देते हैं। रेफरी अनाउंस करते हैं कि अब टूर्नामेंट में सिर्फ 13 स्टूडेंट्स बचे हैं। इसके बाद डेजिर अपना हाथ दीवार पर रखता है और अपने इन्वर्जन मैजिक का एक बहुत ही पावरफुल वर्जन एक्टिवेट करता है जो पूरी दीवार को कवर कर देता है। जब ब्लू मून की बची हुई टीम टावर के अंदर आती है तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि गैब्रियल की पार्टी और एक और पार्टी पहले से ही अंदर मौजूद है। गैब्रियल गुस्से में आजिज पर इल्जाम लगाता है कि सारे हमले उन्हीं ने किया था। आजिज बताते हैं कि हमला उन पर भी हुआ था और वैसे भी क्या सबूत है कि ये सब हमने किया है। गैब्रियल उनके बकबक सुनकर पक जाता है और तुरंत अपने सबसे पावरफुल फायर मैजिक से उस पर हमला करता है। सबको लगता है कि अब तो वो गए काम से, लेकिन अगले ही पल आजिज उनके पीछे से आ जाते हैं। वो एक मेंबर को फुटबॉल की तरह लात मारकर उड़ा देते हैं और दूसरे को बर्फ में जमा देते हैं। ये देखकर गैब्रियल उन हरी चड्डी वाली टीम को भी मदद के लिए बुलाता है और जब आजिज उनसे लड़ने में बिजी हो जाते हैं तब उस मौके का फायदा उठाकर गैब्रियल उस पर एक बहुत ही भयंकर हमला कर देता है। अब कुछ देर बाद डेजिर और उसकी टीम सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर नीचे छल के आ रहा है, लेकिन डेजिर तुरंत समझ आता है कि उसका प्लान फेल हो गया क्योंकि रेफरी ने अभी तक अनाउंस ही नहीं किया कि कोई एलिमिनेट हुआ है। तभी सीढ़ियों से कदमों की आवाज आती है और आजिज अपनी टीम के साथ उनके पास ऊपर पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर डेजिर मुस्कुराता है और आजिज की तारीफ करता है। असल में डेजिर का प्लान ये था कि अल्फा क्लास वाले आपस में ही लड़कर एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे और ऐसे वो लोग टॉप 9 में आ जाएंगे, लेकिन आजिज ने सबको खत्म करने के बजाय सिर्फ बर्फ में जमा दिया है। ब्लू मून के 3 शक्तिशाली मेंबर्स अपने अपने ओपोनेंट्स के सामने खड़े हो जाता है। आजिज डेजिर से कहते हैं कि अगर वो सच में सिंगल रैंकर बनने के लायक है तो ये लड़ाई जीत कर उसे साबित करना होगा। इतना कहकर वो एक जबरदस्त आइस मैजिक एक्टिवेट करते हैं जो उसे और डेजिर को टावर के ऊपर वाले फ्लोर तक ले जाता है। नीचे पार्सिवल प्राम पर हमला कर देता है और कहता है कि अब उनके बीच का हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। रोमांटिका प्राम की मदद के लिए भागते हैं, लेकिन दोनेता उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि वो उसकी कहानी यही खत्म करेगा। यहाँ टावर के ऊपर डेजिर जमीन पर पड़ा होता है और आजिज उसके पास आता है। उठ जाओ, मुझे पता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं हारने वाले। तुरंत डेजिर स्टोन ब्रेक नाम का एक हमला कर देता है और जैसे अटैक आजिज के हाथ पर लगता है पत्थर सांप बन जाते हैं, लेकिन आजिज तुरंत उन्हें बर्फ में जमा कर रोक देते हैं। फिर आजिज को पता चलता है कि असल में पूरा कमरा डेजिर की इन्वर्जन मैजिक से कवर हो चुका है। बाहर से डेजिर बिल्कुल ठीक लग रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा होता है कि काश उसका स्पेल जल्दी एक्टिवेट हो जाए। यहाँ नीचे तलवारों की जबरदस्त टक्कर चल रही होती है। पार्सिवल धीरे धीरे प्राम पर भारी पड़ने लगता है। प्राम पूरी कोशिश करता है टिकने की, लेकिन पार्सिवल अचानक अपने सर से मार देता है। अरे क्या हो गया, बाप के सामने तलवार चलाना भूल गए क्या? ये सुनकर प्राम सीरियस हो जाता है। जब पार्सिवल फिर से हमला करता है प्राम बहुत तेजी से उससे बचाता है। इससे पार्सिवल और भी गुस्से में आ जाता है और लगातार कई सारे अटैक्स करता है, लेकिन प्राम हर बार उससे बच निकलता है। अब क्योंकि वो एक भी हमला उसे नहीं लगा पाता, पार्सिवल का कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। सोचता है कि शायद वो प्राम को हराने लायक ताकतवर नहीं है। इसी बीच प्राम उसके पीठ पर एक जोरदार लात मार देता है। पार्सिवल हैरान होकर पूछता है कि इतने कम समय में वो इतना ताकतवर कैसे बन गया। दूसरी तरफ रोमांटिका लगातार दोनेता पर विंड मैजिक से हमला करते रहते हैं, लेकिन दोनेता हर हमले को आसानी से रोक देता है। रोमांटिका परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसे पता है कि क्लोज रेंज में लड़ना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तभी डेजिर के स्पेल की वजह से कमरे की सारी बर्फ टूटकर बिखर जाते हैं और पूरे जगह में धुआं फैल जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर रोमांटिका छुप जाते हैं। दोनेता उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक विंड ब्लास्ट उसके हाथ पर लगता है। हैरान होकर वो सोचने लगता है कि रोमांटिका को उसकी लोकेशन कैसे पता चल गई। एक और हमला लगने के बाद दोनेता को अचानक ठंड महसूस होने लगता है। तब उसे समझ आता है कि रोमांटिका हवा को महसूस करके उसकी लोकेशन का अंदाजा लगा रही है। रोमांटिका सोचते हैं कि जब तक ये धुआं फैला हुआ है तो मौके का इस्तेमाल करके लड़ाई को ऐसे खत्म कर देना चाहिए, लेकिन तभी दोनेता अपना अनोखा नेकलेस एक्टिवेट कर देता है जो पल भर में सारा धुआं उड़ा देता है। इसके बाद वो बिना रुके रोमांटिका पर हमला कर देता है। रोमांटिका को तब एहसास होता है कि जो नेकलेस वो उसे देना चाहता था वो असल में एक जादुई औजार था। जब दोनेता उसे बेकार कॉमनर कहकर नीचा दिखाता है तो रोमांटिका कहते हैं, अच्छा हम दोनों में उतना भी फर्क नहीं है फिर तो। ये सुनकर दोनेता गुस्से में कहता है कि मुझ जैसे एक सच्चे नोबल को किसी भत्ते कॉमनर से तुलना करने की सोचना भी मत। फिर वो अपने जादुई हथियारों का इस्तेमाल करके रोमांटिका को दूर उड़ा देता है। प्राम तुरंत उसकी तरफ देखने जाता है। तब दोनेता पार्सिवल से कहता है कि वो इन कॉमनर्स को खत्म कर देगा और लगातार हमला करता रहता है, लेकिन प्राम उसके स्पेल्स को काट देता है और उसका नेकलेस बेतलवार से गिरा देता है। पार्सिवल उसे याद दिलाता है कि प्राम उसका ओपोनेंट है, लेकिन दोनेता उसे चुप रहने के लिए कहता है। रोमांटिका प्राम से कहते हैं कि वो पार्सिवल को कहीं और ले जाए ताकि वो दोनेता का सामना अकेले कर सके, लेकिन प्राम मना कर देता है क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। यहाँ ऊपर वाले फ्लोर पर आजिज लगातार अलग अलग तरह के हमले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डेजिर
डेजर्ट अपने इन्वर्जन मैजिक से हर एक को आसानी से तोड़ देता है और फिर से उस पर फायर मैजिक चला देता है। आजिस तुरंत अपने आप को बर्फ के अंदर धक लेते हैं। डेजर्ट एक बार फिर उसके स्किल्स की तारीफ करता है। आजिस समझ नहीं पाती कि हर एक चीज में डेजर्ट से ज्यादा ताकतवर होने के बाद भी वो उसे हरा क्यों नहीं पा रहे। गुस्से में वो सीधा डेजर्ट की तरफ दौड़ते हैं। डेजर्ट लगातार फायरबॉल से हमला करता रहता है, लेकिन आजिस हर अटैक से बचकर उसके पास पहुंच जाते हैं और तलवार से हमला करते हैं। डेजर्ट तुरंत एक चाकू निकालकर उसका अटैक रोक लेता है, पर अगले ही पल आजिस उसे जोर से दीवार की तरफ उड़ा देते हैं और इससे पहले कि डेजर्ट खुद को संभाल पाता वो तुरंत उस पर हमला कर देते हैं। डेजर्ट हर अटैक को किसी तरह रोकता चला जाता है और आजिस से कहता है कि अगर वो सच में जीतना चाहते हैं तो वो अपनी पूरी दम लगा दे। आजिस बिना किसी झिझक के उसकी बात मान लेते हैं और फिर वो डोमेन एक्सपेंशन जैसा कुछ एक्टिवेट करते हैं। पूरा कमरा एक बर्फ के महल में बदल जाता है। डेजर्ट तुरंत समझ जाता है कि इस टेक्निक को वो अपनी इन्वर्जन स्पेल से कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि ये विजन मैजिक है। अगले ही पल जमीन से तेज बर्फ के कांटे निकलकर उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो किसी तरह उनसे बच जाता है। उसे याद आता है कि पिछले जिंदगी में ये बर्फ का महल आजिस का सबसे खतरनाक अटैक था, जिसकी मदद से वो बिना किसी लिमिट के मैजिक इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन उसे हैरानी होती है कि आजिस ने इतनी मुश्किल टेक्निक इतनी जल्दी कैसे सीख ली। पर हाँ, अब मेन कैरेक्टर होने के नाते अब उनका कमाल भी तो दिखाना पड़ेगा ना ऑडियंस को। इसीलिए डेजर्ट एक बहुत बड़ा इन्वर्जन सर्कल बना देता है जो उसके सारे हमलों को कैंसिल कर देता है। साथ ही वो बर्फ की जमीन को भी बदलने लगता है और आजिस से कहता है कि चाहे वो कोई सा भी हमला क्यों ना करे, उनमें से एक भी उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हर एक स्पेल कैंसिल हो रहा है। आजिस एक पल के लिए तलवार यूज करने का सोचते हैं, लेकिन तुरंत समझ जाते हैं कि ना कोई तलवार और ना ही कोई जादू भी बचा है जो डेजर्ट को हरा सकते हैं। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने तलवार को जमीन से खींच लेते हैं और उसी पल ये महल गायब हो जाता है। डेजर्ट हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि आजिस अब अपनी तलवार में सीधा मैजिक पावर भर रही है। वो एक बार फिर उसकी तारीफ करता है। आई मान गए यार तुमको। अब इधर नीचे वाले फ्लोर पर प्राम और दोनेदा के बीच तलवारों की जबरदस्त लड़ाई चल रही होती है। प्राम एक बार फिर दोनेदा को दीवार से टकरा देता है, लेकिन वो रोमांटिका से कहता है कि दोनेदा बहुत ताकतवर है। रोमांटिका देखते हैं कि पार्सिवल भी तैयार खड़ा है। वो प्राम से कहते हैं कि उन्हें पार्सिवल के बीच में आने से पहले दोनेदा को हराना होगा, लेकिन दोनेदा उठकर पार्सिवल से मदद मांगता है। ये देखकर दोनों हैरान रह जाता है। पार्सिवल उसे याद दिलाता है कि उसने तो पहले ही कहा था कि वो कॉमनर्स को अकेले हरा देगा। दोनेदा कहता है कि अब वो इन लोगों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए पार्सिवल भी अपनी तलवार उठा लेता है। ये देखकर प्राम उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। पार्सिवल अपनी तलवार को भाले की तरह उनकी तरफ फेंकता है, लेकिन प्राम उसे जोर से वापस उड़ा देता है। इसी दौरान वो देख लेता है कि दोनेदा रोमांटिका पर पीछे से हमला करने वाला है, लेकिन इससे पहले कि वो मदद के लिए पहुंच पाता, पार्सिवल अपनी तलवार पकड़कर दोबारा उस पर टूट पड़ता है। दोनों नॉवेल एक साथ प्राम और रोमांटिका पर हमला करते हैं। तभी रोमांटिका को डेजर्ट की बात याद आती है। वो चिल्लाकर प्राम को झुकने के लिए कहते हैं और तुरंत सीधा उनके मुंह के सामने विंड मैजिक से हमला कर देते हैं। यहाँ ऊपर आजिस की तलवार धीरे धीरे एक मैजिकल सोर्ड में बदल जाते हैं। डेजर्ट मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता है कि इस ओवरपावर टेक्निक को मास्टर करने में आमतौर पर 10 साल लगते हैं, लेकिन आजिस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो कितने टैलेंटेड है। वो डेजर्ट की तरफ दौड़ते हैं। डेजर्ट उसे रोकने के लिए कुछ पत्थर उस पर फेंकता है, लेकिन आजिस उन्हें तुरंत बर्फ में बदल देते हैं। डेजर्ट फिर फायर मैजिक इस्तेमाल करता है, लेकिन आजिस एक ठंडी हवा छोड़कर उस आग को बुझा देते हैं और उसे पीछे धकेल देते हैं। जब डेजर्ट समझ जाता है कि अब वो उसके नए हमलों को कैंसिल नहीं कर सकता, तब आजिस और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो उसका चाकू तोड़ देते हैं और तलवार उसकी तरफ करते हुए अपनी जीत का ऐलान करते हैं। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि डेजर्ट की इन्वर्जन एबिलिटी अभी भी चल रही है और अगले ही पल डेजर्ट अपनी इन्वर्जन मैजिक को पूरे क्लॉक टावर में फैला देता है और एक बहुत बड़ा एरिया अटैक एक्टिवेट कर देता है। तुरंत रेफरी अनाउंस करते हैं कि प्रीवियस क्लॉक टावर की मैजिकल पावर पूरी तरह खत्म हो चुके हैं और इसी के साथ ये टूर्नामेंट ऑफिशियली समाप्त हो जाता है। फिर वो अनाउंस करते हैं कि क्लॉक टावर को क्लियर करने वाला स्टूडेंट डेजर्ट है। ये सुनते ही पूरी ऑडियंस जोर जोर से चीयर करने लगते हैं, जबकि कुछ नोबल स्टूडेंट्स गुस्से से भर जाते हैं। कुछ घंटों बाद एकेडमी के ऑफिसर्स एक मीटिंग करते हैं। एक प्रोफेसर गुस्से में ब्रिजिट पर इल्जाम लगाता है कि उसने डेजर्ट की टीम की मदद करने के लिए गलत तरीका अपनाया। उसका कहना होता है कि कोई कॉमनर कभी भी एक मैजिक नाइट को हराकर शैडो वर्ल्ड क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन एक दूसरे ऑफिसर उसकी बात को तुरंत गलत साबित कर देते हैं। वो याद दिलाते हैं कि सभी लोगों ने पूरी फाइट लाइव देखी थी और किसी भी तरह की चीटिंग या इलीगल काम नहीं हुआ था। वो खड़ूस प्रोफेसर फिर भी अपनी बात पर अड़ा रहता है, लेकिन एक और ऑफिसर उसे तुरंत चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि वो स्कूल के हेडमास्टर के सामने बैठा है। इसके बाद हेडमास्टर सिंगल रैंकर्स के फाइनल लिस्ट पेश करता है। ये देखकर कमरे में मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि इसका फैसला मीटिंग के दौरान
साथ मिलकर किया जाएगा। लेकिन हेडमास्टर शांत होकर कहते हैं कि वो तो सिर्फ सबकी राय सुनना चाहता है, और हाँ, अगर तुम में से किसी को भी मेरे इस लिस्ट से तकलीफ हो तो घर जाके चिल्लाना, ठीक है, इधर नहीं। इसके बाद उनका असिस्टेंट खड़ा होता है और उन नए 9 सिंगल रैंकर्स के नाम पढ़ना शुरू करता है। अगले दिन डेजी राजेश से मिलता है और उसे बताता है कि टूर्नामेंट के दौरान उसका असली मकसद शुरू से ही शैडो वर्ल्ड को क्लियर करना था, जबकि बाकी अल्फा क्लास वाले स्टूडेंट्स आपस में लड़ते रहेंगे। ये सुनकर राजेश मुस्कुराते हैं और अपनी हार मान लेते हैं, लेकिन डेजर कहता है कि वो भी बस बाल बाल बचा था, नहीं तो राजेश उसे हरा ही देते। तब प्राम और रोमांटिका भी वहाँ आ जाता है और उनके साथ टेबल पर बैठ जाता है। डेजर रोमांटिका का शुक्रिया अदा करता है कि उसने अपनी मैजिक की मदद से उन्हें जीत दिलाई, और साथ ही प्राम की भी तारीफ करता है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेर देता है। यश 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 यश। जब वो दोनों की तारीफ कर रहा होता है तब राजेश बताते हैं कि उसे प्रोफेसर फर्गमैन से मिलने जाना है, क्योंकि उसकी टीम टूर्नामेंट हार गए थे। जाते जाते वो अचानक डेजर से पूछते हैं कि क्या वो उनके साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। डेजर बिना किसी झिझक के तुरंत हाँ कर देता है, पर रोमांटिका इस बात से थोड़ी नाराज होते हैं। फिर राजेश के जाने के बाद तीनों ब्रिजेस से मिलने जाता है। वो सबसे पहले तो उन्हें बधाई देते हैं और एक बहुत बड़ा केक ले आते हैं उनकी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। इसके बाद वो बताती है कि अब तीनों ऑफिशियली सिंगल रैंकर्स बन चुके हैं और उन्हें अल्फा क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। ये खबर सुनते ही तीनों खुशी से नाचने लगते हैं और ब्रिजेट उन्हें केक के बड़े बड़े टुकड़े देते हैं। अरे जी भर के खाओ तुम लोग, आज की पार्टी मेरी तरफ से। डेजिर को देखते हुए ब्रिजेट को वो दिन याद आ जाते हैं जब डेजिर ने पहली बार मैजिक सिखाने की रिक्वेस्ट की थी और कैसे उन्होंने अगले कई सालों तक उसे ट्रेनिंग दी थी जब तक उसने मैजिक में मास्टरी हासिल नहीं कर ली। और आज उसे इतना कामयाब देखकर ब्रिजेट को उस पर बहुत गर्व महसूस होता है। कुछ दिन बाद डेजिर और उसके दोस्त गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय करने निकलते हैं। डेजिर याद दिलाता है कि ब्रेक के बाद सब लोग अल्फा क्लास में होंगे तो थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। रोमांटिका कहते हैं कि उसके बाद उनकी जिंदगी काफी बिजी हो जाएगी, इसलिए अभी मौका है, जितना हो सके उतना मजा कर लेना चाहिए। प्राम भी डेजिर से उनके साथ चलने की जिद करता है और सबके साथ बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। मॉल के अंदर रोमांटिका अलग अलग कपड़े ट्राई करते हैं। डेजिर कहता है कि वो हर ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन रोमांटिका कहते हैं ऐसे कौन तारीफ करता है भाई, थोड़ा एनर्जी लाओ अपने अंदर। जब वो एक बहुत ही स्टाइलिश ड्रेस पहनकर आती है तब डेजिर बहुत जोश में तारीफ करना शुरू कर देता है। रोमांटिका खुश हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि डेजिर असल में उसकी नहीं बल्कि प्राम की तारीफ कर रहा था। उसके बाद प्राम गेम सेंटर में जाता है और रोमांटिका तुरंत उसके पीछे भाग जाते हैं। दोनों के चले जाने के बाद डेजिर की मुलाकात आजिज से होती है और वो उसे भी अपने साथ गेम्स खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन हमारी मन बुद्धि आजिज को लगता है कि शायद डेजिर उसे लड़ने के लिए चैलेंज कर रहा है। डेजिर तुरंत समझाता है नहीं यार, सिर्फ मजे के लिए खेलेंगे, आ जाओ। उन्हें देखते ही रोमांटिका मजाक में आजिज पर इल्जाम लगाती है कि वो डेजिर के करीब आने की कोशिश कर रही है। डेजिर तुरंत समझाता है कि आजिज सिर्फ उनके साथ एंजॉय करने आए हैं। फिर वो एक बढ़िया सा गेम खेलने का सजेशन देता है और सब दो के ग्रुप्स बना लेते हैं। प्राम आजिज के साथ होता है जबकि डेजिर और रोमांटिका एक टीम में। सब लोग एयर हॉकी टेबल के पास पहुंचता है। डेजिर रोमांटिका को याद दिलाता है कि सामने एकेडमी की सबसे ताकतवर मैजिक नाइट और सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्समैन खड़े हैं, अगर उनसे जरा सा भी ध्यान हटाया तो वो हार जाएंगे। इधर प्राम इतना सीरियस हो जाता है कि वो इस गेम को जल्दी खत्म करके डेजिर की टीम में जाना चाहता है। गेम शुरू होते ही प्राम बहुत जोर से गोले को मारता है। डेजिर उस अटैक को रोक लेता है और तुरंत वापस भेजता है, लेकिन आजिज उस हमले को भी ब्लॉक कर देते हैं। अब जैसे ही गोला उनकी तरफ आता है, रोमांटिका तुरंत अपनी विंड मैजिक का इस्तेमाल करके गोले को सीधा ओपोनेंट के गोल में डाल देते हैं। ये देखकर बाकी दोनों हैरान रह जाता है। रोमांटिका एकदम गर्व से कहते हैं अबे बेवकूफो, विंड मैजिक चलाने वाले के साथ तुम एयर हॉकी खेलोगे, रहने दो तुम दोनों। लेकिन आजिज उसकी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर वो उस गोले को जिगजैग तरीके से मारते हैं। रोमांटिका सोचते हैं कि वो इसे आसानी से रोक लेंगे, लेकिन तभी आजिज टेबल पर एक छोटी सी बर्फ की दीवार बना देता है जिससे गोला सीधा उनके गोल में चला जाता है। प्राम उसकी तारीफ करता है। ये देखकर रोमांटिका और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। दोनों लड़कियां एयर हॉकी में इतनी जबरदस्त टक्कर देती है कि डेजिर को अपनी पुरानी जिंदगी याद आ जाती है जब दोनों ऐसे ही एक साथ लड़ते थे। तभी रोमांटिका उसे होश में लाती है और बताते हैं कि सामने से एक और हमला आ रहा है। डेजिर तुरंत आजिज का बर्फीला दीवार कैंसिल कर देता है और गोले को सीधा उनके गोल में भेज देता है। कई घंटों तक गेम्स खेलने के बाद डेजिर आजिज का शुक्रिया करता है कि वो उनके साथ इतना अच्छा समय बिताने आए। आजिज भी मुस्कुरा कर उसका शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि इतने दिनों बाद इस तरह बिना किसी लड़ाई के दोस्तों के साथ समय बिताना उसके लिए भी एक बहुत अच्छा और मजेदार एक्सपीरियंस था। उसके जाने के बाद रोमांटिका खुशी से कहते हैं कि अच्छा हुआ, अब उसे आजिज का चेहरा दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन डेजिर उसकी खुशी पर पानी फेर देता है और याद दिलाता है कि आजिज अगले ही दिन उनके साथ ट्रेनिंग करेगी। प्राम भी कहता है कि अब तो वो एकेडमी में भी उससे रोज मिलेंगे, क्योंकि अब सब अल्फा क्लास का हिस्सा जो है। अगले दिन रोमांटिका और प्राम अपनी नए सुंदर यूनिफॉर्म्स पहनकर अल्फा क्लास पहुंचता है और उसकी खूबसूरती देखकर बहुत खुश होता है। जब वो उस पल का मजा ले रहे होता है तभी डेजिर आ जाता है और कहता है कि सुबह की प्रैक्टिस के लिए निकलने का वक्त हो गया है। ट्रेनिंग के दौरान आजिज भी आ जाते हैं और उनके साथ ज्वाइन करते हैं। वो प्राम के साथ तलवार चलाने की ट्रेनिंग करते हैं और फिर बॉल को उस सर्कल में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें फेल हो जाते हैं। तब रोमांटिका उसे दिखाती है कि ये ट्रेनिंग कैसे की जाती है। जैसे ही रोमांटिका
अपनी तारीफ करने लगते हैं, डेजर्ट उसे और ज्यादा बॉल्स दे देता है ताकि वो सबको सर्कल तक पहुंचाए। इससे रोमांटिका इतने गुस्सा हो जाते हैं कि सर्कल की बजाय वो डेजर्ट की तरफ सारे बॉल्स फेंक देते हैं। कई घंटों की प्रैक्टिस के बाद आजिज वहाँ से चले जाते हैं। थकी हुई रोमांटिका शिकायत करती है कि डेजर्ट उनसे बहुत मेहनत करवा रहा है। डेजर्ट समझाता है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके उतना ताकतवर बनना होगा, क्योंकि उनकी अगली लड़ाई सिर्फ प्रैक्टिस नहीं बल्कि एक असली जंग होगी। क्लास के दौरान टीचर बताते हैं कि इंसानों और शैडो वर्ल्ड के बीच की लड़ाई अब भी जारी है और ये हर साल दोबारा शुरू हो जाता है। इसी खटास की वजह से उनका देश अब पहले के मुकाबले आधा रह गया है, लेकिन इंसानों ने शैडो वर्ल्ड की बुराई को कुछ खास जादुई पत्थरों की मदद से रोक रखा है। इन पत्थरों में बहुत ज्यादा मैजिकल पावर होते हैं, इसलिए इन्हें सीधा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। खुशकिस्मती से इन्हें प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी बना ली गई है, जिससे इंसान कई अलग अलग तरह के जादुई पत्थर बना पाए। इतना बताने के बाद टीचर अचानक क्लास में सो रही रोमांटिका से एक सवाल पूछ लेते हैं। डेजर्ट धीरे से उसके कान में सही जवाब बता देता है और रोमांटिका सबके सामने शर्मिंदा होने से बच जाती है। क्लास के बाद डेजर्ट और उसकी टीम टीचर प्रेल्यूड से मिलता है और अपने पार्टी के लिए एक खास रिक्वेस्ट करता है। शुरू में प्रेल्यूड मना कर देते हैं, लेकिन जब डेजर्ट बताता है कि आउटर्स नाम के कुछ रहस्यमय लोग एक स्पेशल मैजिक स्टोन चुराने वाले हैं, तब वो आखिरकार उनकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। इसी दौरान मैजिकल टावर हेडक्वार्टर्स में टावर के मास्टर जॉर्ज को एक ऑफिसर बताता है कि ह्यूरेली ब्रांच पर हमला हो रहा है। अब यहाँ दूसरी तरफ डेजर्ट एक पुरानी और फटी हुई हुडी पहने सड़क पर ब्रेड लेकर दौड़ रहा होता है। तभी उसके टक्कर मूंछों वाले एक ताकतवर आदमी से हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। मूंछों वाला आदमी लेविटेशन मैजिक से उसके ब्रेड को बचा लेता है और उसे उठाकर खड़ा करता है। जब वो पूछता है कि उसे इतनी जल्दी किस बात की है, डेजर्ट कहता है कि उसे घर पर अपने भूखे भाई बहनों को खाना पहुंचाना है, लेकिन अगले ही पल वो आदमी उसकी ब्रेड जमीन पर फेंक देता है। डेजर्ट उदास होकर अपने ब्रेड को देखता है। मूंछों वाला आदमी आगे बढ़ता है और अपने साथी जो स्टिल्ट मैजिक का इस्तेमाल करके छुपे हुए थे उनसे कहता है कि डेजर्ट को अभी मत मारना। ये सुनकर डेजर्ट बस हल्की सी मुस्कान दे देता है। कुछ ही देर बाद वो मूंछों वाला विलेन जिसका नाम क्रेकन है टावर के पास पहुंचता है। वो एक डरावना मास्क पहन लेता है और उसके पीछे उसकी सेना भी आ जाते हैं। सब लोग एक साथ अपने मैजिक सर्कल एक्टिवेट करते हैं और उसके सिग्नल मिलते ही टावर पर आइस और मैजिक स्पेल्स के जबरदस्त हमला कर देते हैं, लेकिन टावर की प्रोटेक्टिव बैरियर उन सब अटैक्स को रोक लेती है। क्रेकन टावर की डिफेंस की तारीफ करता है और कहता है कि ये बहुत मजबूत है। फिर वो समझ जाता है कि बैरियर एक साथ दो तरह के अटैक्स को ज्यादा देर तक झेल नहीं पाएंगे, इसलिए वो अपने फाइटर्स की टीम को हथियारों के साथ टावर पर हमला करने भेज देता है। आगे वाले लोग अपने हथियारों से उस बैरियर पर हमला करते हैं, जबकि पीछे वाले लगातार मैजिक स्पेल चलाते रहते हैं। आखिरकार बैरियर और उसके साथ टावर का गेट टूट जाता है। जैसे आउटर्स अंदर घुसता है, गार्ड्स उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्रेकन उन्हें बेकार लोग कहकर अपनी आर्मी को हमला करने का आदेश देता है। गार्ड्स मैजिक स्पेल चलाते हैं, लेकिन आउटर्स कई जादुई शील्ड्स बनाकर उन्हें रोक लेते हैं और तलवारों से टकरा जाता है। जब उनमें से एक गार्ड को खत्म करने की कोशिश करता है तो उसके तलवार गार्ड के कपड़ों के अंदर पहने सुरक्षा कवच से टकराकर वापस लौट जाते हैं। ये देखकर क्रेकन हैरान होता है, लेकिन बिना वक्त गवाए स्टिल्ट मैजिक की मदद से अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाता है। ऊपर वाले फ्लोर पर मौजूद गार्ड जब हमले की खबर सुनता है तो सब नीचे भाग जाता है। जैसे वो नीचे पहुंचता है, क्रेकन और उसकी टीम सामने आ जाते हैं और टावर के और अंदर घुस जाते हैं। आगे बढ़ते हुए क्रेकन उन सबको बेवकूफ कहता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि नीचे वाले गार्ड्स उनके हमले के लिए पहले से ही तैयार थे। इस बात से उसे शक होने लगता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। थोड़ी देर बाद वो खजाने के कमरे तक पहुंच जाता है, जहां वो सबसे अनोखा एक हाई क्लास मैजिकल स्टोन टीयर ऑफ रीजनल रखा हुआ होता है। उसके साथ ही वो प्रोटेक्टिव बैरियर तोड़ने के लिए मैजिक स्पेल चलाता है, लेकिन बैरियर उन सब अटैक्स को पूरी तरह रोक देते हैं। क्रेकन उन्हें रोकता है, कहता है कि अब ये काम वो खुद करेगा। वो बैरियर के पास जाकर अर्थ रेज नाम का एक स्पेल कास्ट करता है और वो प्रोटेक्टिव बैरियर तोड़कर वो मैजिक स्टोन बाहर निकाल लेता है। जैसे वो इस खूबसूरत स्टोन को उठाने जाता है, तभी हमारा छोटू सा तलवारबाज प्राम सामने आ जाता है और उन्हें सरेंडर करने के लिए कहता है। क्रेकन तुरंत मैजिक स्टोन को अपने जैकेट के अंदर छुपा लेता है और प्राम से पूछता है कि उसे आउटर्स का नाम कैसे पता चला। सिर्फ उसकी आवाज सुनकर ही प्राम समझ जाता है कि सामने वाला बहुत पावरफुल है। क्रेकन तुरंत अपनी टीम को प्राम को जिंदा पकड़ने का आदेश देता है। सबसे पहले वो उस पर फायर स्पेल चलाता है, लेकिन प्राम जम करके आसानी से बच जाता है। फिर वो आइस अटैक करता है, लेकिन प्राम उसे भी तलवार से हटा देता है। वो देखता है कि कमरे में आउटर्स की टीम में 2 स्वर्ड्समैन और 4 मेजेस है। वो ये भी नोटिस करता है कि उनके मैजिक सर्कल्स रोमांटिका के मैजिक सर्कल से काफी मिलते जुलते हैं। वो लोग फायर और आइस का कॉम्बो अटैक चलाते हैं, लेकिन प्राम दोनों स्पेल्स को आसानी से तोड़ देता है। ये देखकर दोनों स्वर्ड्समैन मेजेस को पीछे हटने के लिए कहता है, क्योंकि प्राम के खिलाफ उनकी मैजिक कमजोर पड़ रही थी। लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही प्राम बिजली की रफ्तार से उनके पीछे पहुंचकर उनमें से एक स्वर्ड्समैन को अपनी तलवार के पिछले हिस्से से बेहोश कर देता है। इसी दौरान क्रेकन अपने वाइन मैजिक से प्राम को बांध लेता है और तुरंत अर्थ मैजिक चलाकर उसे जोर से दूर उड़ा देता है। वो गुंडा उसके स्किल्स की तारीफ करता है, लेकिन कहता है कि उसके पास अभी भी एक्सपीरियंस की कमी है। फिर वो उसके पीछे एक जादुई चेन भेज देता है। प्राम उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन आउटर्स के मेजेस उसे एक पत्थर के बॉक्स के अंदर कैद कर देता है और उस पर सीधे अपने स्पेल से हमला कर देता है। खुशकिस्मती से उसी
वक्त रोमांटिका आ जाते हैं। वो अपने विंड ब्लास्ट से उन सब स्पेल्स को तबाह कर देते हैं और उनके एक आदमी को बेहोश कर देते हैं। जब वो क्रेकन पर अटैक करने जाते हैं तब उनमें से एक अपनी जान की परवाह किए बिना उस अटैक को खुद सह लेता है। ये देखकर क्रेकन समझ जाता है कि रोमांटिका के अटैक्स इतने पावरफुल नहीं है कि वो उनके आर्मर को तोड़ सके। जब रोमांटिका लगातार उन पर अपनी विंड ब्लास्ट चला रही होती है तब ड्रेकन और आउटर्स के मेजेस जादुई शील्ड्स बनाकर उन सब अटैक्स को रोक लेता है। इतने एक्यूरेट और इतने ज्यादा अटैक्स देखकर क्रेकन सोचने लगता है कि शायद एक से ज्यादा लोग ये स्पेल कास्ट कर रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात जो उसके दिमाग में अटक रही है कि यहाँ के लोगों को आखिर पता कैसे चला कि वो हमला करने वाला है, मतलब वो लोग इतने तैयार जो खड़े हैं। लेकिन फिर वो फैसला करता है कि अभी सबसे जरूरी काम मैजिक स्टोन को हासिल करना है, इसलिए वो अपने गार्ड्स को आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर उसकी हिफाजत करे। जैसे वो बिल्डिंग से बाहर निकलने की तैयारी करता है, प्राम बिजली की तरह आता है और अपनी तलवार से उसके 2 गार्ड्स को तुरंत हरा देता है। लेकिन एक और गार्ड उसका रास्ता रोक लेता है, जिससे क्रेकन को अर्थ स्पेल से उस पर हमला करने का मौका मिल जाता है। प्राम मुश्किल से उन पत्थरों को हटा देता है और दोबारा क्रेकन की तरफ दौड़ता है। इस बार क्रेकन उनके बीच की जमीन तोड़ देता है, जिससे प्राम रुक जाता है। हालांकि इस हमले में उसका एक साथी भी मर जाता है। प्राम फिर से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन क्रेकन एक बड़े पत्थर से उसका अटैक रोक देता है और उसे जोर से जमीन पर दे मारता है। इसके बाद वो खुद को एक पत्थर के ककून के अंदर बंद कर लेता है। प्राम अपने तेज तलवारों के हमलों से उस रॉक ककून को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ उसमें हल्की सी दरार ही डाल पाता है। तब क्रेकन रोमांटिका को भी उसके छुपने की जगह से बाहर निकलने पर मजबूर कर देता है। वो धमकी देता है कि अगर उन्होंने ये नहीं पता कि अटैक की जानकारी किसने दी थी तो वो उन दोनों को खत्म कर देगा। लेकिन रोमांटिका उसे उल्टा चिढ़ाती है, जिससे गुस्से में आकर वो उन पर पत्थरों की बरसात कर देता है। प्राम तुरंत उन पत्थरों को तलवारों से काट देता है और फिर वो और रोमांटिका मिलकर क्रेकन पर कॉम्बो अटैक करने लगता है। लेकिन क्रेकन सब अटैक्स रोक लेता है और एक भयंकर अर्थ मैजिक एक्टिवेट कर देता है, जो पूरे कमरे को तबाह कर देता है। इसके बाद वो पाइपलाइन के अंदर चलते हुए अपनी जीत पर खमन कर रहा होता है, पर तभी उसका सामना डेजिर से हो जाता है। डेजिर बताता है कि उनकी पहली मुलाकात के दौरान ही उसने क्रेकन पर एक जादुई निशान लगा दिया था। क्रेकन तुरंत डेजिर की तरफ कई सारे पत्थरों से हमला करता है, लेकिन डेजिर उन सबको आसानी से कैंसिल कर देता है और उसे मैजिक स्टोन वापस करने के लिए कहता है। पर मैजिक स्टोन लौटाने के बजाय क्रेकन और भी बड़े पत्थरों से हमला कर देता है, लेकिन डेजिर अपनी इन्वर्जन मैजिक से उन सबको बिना किसी दिक्कत के तबाह कर देता है। जब क्रेकन एक और स्पेल चलाने की कोशिश करता है तब डेजिर उसका मैजिक सर्कल ही तुरंत खत्म कर देता है। तब क्रेकन को समझ आता है कि उसके स्पेल्स उल्टे पड़ रहे हैं। गुस्से से भरकर वो अर्थ मैजिक से हमलों की बारिश कर देता है और सब कुछ डेजिर की तरफ फेंक देता है। लेकिन हमारा हीरो एक बार फिर उन सब अटैक्स को बीच में ही रोक देता है और कहता है कि वो सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहा है। जैसे ही डेजिर उसकी तरफ बढ़ता है, क्रेकन धमकी देता है कि अगर वो और पास आया तो वो मैजिक स्टोन को ही तोड़ देगा। लेकिन डेजिर शांत रहकर कहता है कि जो करना है कर लो और सीधा उसकी तरफ हमला कर देता है। क्रेकन एक मुक्का मारकर उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन डेजिर अचानक ग्रेविटी स्पेल एक्टिवेट कर देता है, जो क्रेकन को जमीन पर दबा देता है। क्रेकन का दिमाग उसके शरीर से भी ज्यादा हिल जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से इतनी तेज रफ्तार और इतने हाई लेवल मैजिक इस्तेमाल करना किसी के लिए भी नामुमकिन है। डेजिर उसे और भी ज्यादा हैरान कर देता है जब वो एकदम रॉ मैजिक स्टोन को भी कंट्रोल कर लेता है। क्रेकन हैरानी से पूछता है कि क्या वो कोई महान जादूगर है, लेकिन डेजिर कहता है कि उसके पास एक बेकार आदमी के लिए कोई जवाब नहीं है। इतना कहकर वो उसे जोर से जमीन के अंदर दबा देता है। तभी अचानक क्रेकन का मांस चमकने लगता है और एक तेज हवा का झोंका डेजिर को पीछे धकेल देता है। अगले ही पल क्रेकन का शरीर बदलने लगता है और वो एक मैजिकल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डेजिर मुस्कुराकर कहता है कि उसका नया रूप किसी भद्दे मॉन्स्टर जैसा लग रहा है। क्रेकन जवाब देता है कि वो वाकई अब एक राक्षस है और तुरंत डेजिर पर एक बहुत ही जबरदस्त पंच मार देता है। डेजिर दोबारा खड़ा होता है, लेकिन क्रेकन उसे लात मारकर दीवार से टकरा देता है। फिर उसकी नजर पड़ती है कि डेजिर ने फायर एरो से उसके पैर को बांध दिया है। गुस्से में आकर वो बहुत ताकत से हमला करता है, लेकिन डेजिर बच निकलता है। इसके बाद क्रेकन अब हाथापाई शुरू कर देता है, जिससे डेजिर पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। मॉन्स्टर उसे खत्म करने के लिए दौड़ता है, लेकिन डेजिर समय पर बचकर एकदम मुंह के सामने एक बहुत ही पावरफुल फायर स्पेल चला देता है। हैरानी की बात ये होती है कि इस अटैक का क्रेकन पर जरा भी असर नहीं पड़ता। उल्टा वो अर्थ मैजिक से डेजिर को दोबारा दूर उड़ा देता है और बताता है कि इस रूप में वो मैजिक भी यूज कर सकता है। कई अर्थ स्पेल एक्टिवेट करने के बाद क्रेकन डेजिर से कहता है कि चुन लो, तुम मैजिक से मरना चाहते हो या मेरी छापरों से। इतना कहकर वो एक साथ कई सारे हमले कर देता है। डेजिर किसी तरह उसके अटैक से बच जाता है और पत्थरों के बीच से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन क्रेकन एक और हमले से उसे दूर फेंक देता है। कहता है कि अब वो उसका काम तमाम कर देगा। गिरते हुए डेजिर अपने इन्वर्जन मैजिक से आसपास के सारे अर्थ स्पेल को कैंसिल कर देता है। तब क्रेकन फैसला करता है कि अब इस लड़ाई को खत्म कर देना चाहिए। वो आसपास के सारे पत्थरों को जोड़कर एक बहुत बड़ा हथौड़ा बना लेता है। डेजिर उसे कैंसिल करने की कोशिश करता है, लेकिन हथौड़े पर उसकी मैजिक का कोई असर नहीं होता। क्रेकन उस हथौड़े के साथ डेजिर की तरफ दौड़ता है और उसे खत्म करने की कोशिश करता है। तब डेजिर उसका रास्ता रोकने के लिए बहुत सारे मैजिक सर्कल्स बना देता है, लेकिन क्रेकन अपनी मैजिक को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और एक जबरदस्त शॉक पैदा करके सारे बैरियर्स तोड़ देता है। जब वो अपनी जीत पर खमन
बंद कर रहा होता है तब अचानक उसका जादुई हथौड़ा टूटकर बिखर जाता है। धुआं हटने पर वो देखता है कि डेजिर अब भी बिल्कुल ठीक खड़ा है। हैरान होकर वो जोर से चिल्लाता है। तब डेजिर बताता है कि वो काफी देर से एक बहुत ही अनोखा स्पेल तैयार कर रहा था। इतना कहकर वो अपनी इन्वर्जन मैजिक क्रेकन के पूरे शरीर में भेज देता है। हालांकि क्रेकन किसी तरह उस स्पेल को रोक लेता है और दोबारा डेजिर की तरफ दौड़ता है। तब डेजिर मैजिक स्टोन की माना का इस्तेमाल करके एक होली फायरबॉल क्रिएट करता है जो क्रेकन को पूरी तरह तबाह कर देता है। घायल क्रेकन आखिरी बार डेजिर से पूछता है कि वो असल में है कौन। डेजिर को अपने पिछले जिंदगी याद आ जाते हैं और वो कहता है कि उसे खुद नहीं पता वो क्या है, वो सिर्फ इतना जानता है कि उसका काम क्या है। इसी बीच प्राम और रोमांटिका वहाँ पहुँच जाता है और डेजिर को गले लगा लेता है, जबकि एक रहस्यमय परछाई चुपचाप वहाँ से गायब हो जाता है। कुछ दिन बाद डेजिर प्रेल्यूड के साथ लिफ्ट में होता है। प्रेल्यूड उसे पूछते हैं कि मैजिक स्टोन की हिफाजत करने के बदले वो इनाम क्या चाहता है। डेजिर कहता है कि वो मैजिकल टावर के मास्टर जॉर्ड के साथ चेस खेलना चाहता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में पहुंचता है जहां जॉर्ड खुद डेजिर का स्वागत करता है। डेजिर मुस्कुराता है क्योंकि जॉर्ज सिर्फ इस दुनिया का सबसे ताकतवर मेज ही नहीं बल्कि उसका सबसे खास दोस्त भी था पिछली जिंदगी में। चेस शुरू करने से पहले डेजिर उसका शुक्रिया करता है कि उसने उससे मिलने का वक्त निकाला, लेकिन जॉर्ज बताता है कि वो ज्यादा देर तक खेल नहीं सकता क्योंकि सिर्फ 30 मिनट बाद उसकी एक मीटिंग है। जब वो डेजिर से पूछता है कि किस नियमों के साथ वो खेलना पसंद करेगा तब डेजिर इब्रिल मेथड चुनने की बात करता है। ये सुनकर जॉर्ज हैरान रह जाता है क्योंकि ये एक ऐसा टेक्निक है जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। जैसे चेस बोर्ड सेट होता है डेजिर को अपनी पिछली जिंदगी याद आ जाती है जब वो अक्सर जॉर्ज के साथ इसी तरह चेस खेला करता था। इसके बाद दोनों अपनी चेस की गेम शुरू कर देते हैं। कुछ देर चेस खेलने के बाद जॉर्ज डेजिर की स्किल्स की तारीफ करता है, पर ये भी कहता है कि वो शायद अपनी मीटिंग के लिए टाइम पर पहुंच पाएगा क्योंकि इस वक्त उसका पदरा भारी है। ये सुनकर डेजिर एक शर्त रख देता है कि जो जीतेगा वो हारने वाले से अपनी एक इच्छा पूरी करवा सकता है, लेकिन जॉर्ज इस शर्त को मना कर देता है और कहता है कि उसके पास किसी स्टूडेंट से मांगने लायक कुछ भी नहीं है। तब डेजिर उसकी बात को गलत साबित कर देता है जब वो उसके सामने ही एक कच्चे मैजिक स्टोन से माना खींच लेता है। जॉर्ज सच में हैरान हो जाता है और आखिरकार इस शर्त के लिए मान जाता है। जॉर्ज उससे पूछता है कि अगर वो जीत गया तो उसकी इच्छा क्या होगी, लेकिन डेजिर कहता है कि वो जीतने के बाद ही बताएगा। इसके बाद दोनों अपना खेल दोबारा शुरू कर देता है। उसी शाम वो मोटा प्रोफेसर टूर्नामेंट के दौरान कॉमनर्स के प्रमोट होने का दोष आजिज पर डालने की कोशिश करता है, लेकिन आजिज को इन सबसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। तब वो धमकी देता है कि उसे ब्लू मून पार्टी से निकाल देगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उल्टा आजिज खुद ही पार्टी से रिजाइन कर देते हैं और पार्टी हॉल से बाहर चले जाते हैं। अगले दिन प्राम डेजिर से पूछता है कि वो उन दोनों को इतनी सख्त ट्रेनिंग क्यों दे रहा है। डेजिर बताता है कि सिर्फ 13 दिन बाद उन्हें एक असली शैडो वर्ल्ड को क्लियर करने के लिए भेजा जाएगा। अगर वो उस मिशन में फेल हो गए तो सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। वो कहता है कि इस बार वो ऐसा होने से रोकने के लिए कुछ भी करेगा। ऐसा ही जब डेजिर उन्हें अपना राज बताने की कोशिश करता है तब रोमांटिका उसे बीच में ही रोक देते हैं। इसके बाद टीम की ट्रेनिंग शुरू हो जाते हैं। इसी दौरान आजिज के डेजिर से एक अलग ही मुलाकात होती है जहाँ वो बताते हैं कि वो उसकी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐसे ऐसे समय बीतता चला जाता है और सब लोग अपनी ट्रेनिंग में लग जाते हैं। ठीक 13 दिन बाद ये अनाउंसमेंट होती है कि एक असली शैडो वर्ल्ड सामने आ गया है। जैसे डेजिर और उसकी टीम को उस जगह भेजा जाता है, डेजिर मन ही मन कसम खाता है कि इस बार वो दुनिया को जरूर बचा कर रहेगा। सो दोस्तों, इसी के साथ ये एनिमे यहीं पर खत्म हो जाते हैं। इसका कोई भी अगला पार्ट नहीं आएगा क्योंकि सीजन तो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम ऐसे मजेदार वीडियोस मिस ना करो। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसे मैजिकल ओवरपार्ट टाइप के एनिमेस देखना पसंद है देन स्क्रीन पे शो हो रहे उन वीडियोस पे क्लिक करो। एंड तबीयत बहुत खराब है दोस्तों, ये वीडियो कैसे बनाया हो भाई मैं ही जानता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब लाइक वगैरह करके थोड़ा मोटिवेट कर देना दोस्तों। और हाँ, 500 कमेंट्स का टारगेट रखते हैं, ठीक है, उसे पूरा कर देना। बाकी मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो में। बाय।